ओके मालिक। सो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। मालिक, व्हाट वी हैव डन इज विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपन ने वॉल्यूम 1 ए का क्लोज कर दिया है। अब वॉल्यूम 1 ए के बाद ओके मैंने एक वीडियो लिंक डाली थी यूट्यूब पे विद रिस्पेक्ट टू योर वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 जो ऐसे 230 का था। तो डेफिनेटली ओके जीओबी से थोड़ा सा वो एक हाफ एन आवर 45 मिनट ज्यादा होगा, लेकिन मैंने एक्चुअली वो मेन बैच की रिकॉर्डिंग रखी बिकॉज अपना थोड़ा सा गैप आ गया था। तो जो ऑनलाइन गूगल ड्राइव देख रहे हैं उनके लिए अभी जो आज लेक्चर हो रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ओके इसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग इस चैप्टर के सीक्वेंस में डालूंगा। तो जो ऑनलाइन गूगल ड्राइव देख रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाएगा कि अपन पहले चैप्टर 3 कर रहे हो आप इस वॉल्यूम 1 ए का, जो ऐसे 300 होगा और ऐसे 300 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको ऐसे 230 मिल जाएगा जो कि रेगुलर बैच का पॉइंट है एक पर्टिकुलर लेक्चर, और उसके बाद वापस अपने ये सीक्वेंस चालू हो जाएगा इस लेक्चर का। तो मेरे पंडर लोग ओके मेरे ख्याल से ओके वाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब आपको समझ में आ रहा है। एंड जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि भाई यार मैंने वॉइस थेरेपी तो चालू की हुई है ओके जैसे सुबह तक मैं एकदम चुप रह रहा हूँ, दूसरे जो उन्होंने और कुछ एक्सरसाइज दी है वो चालू है, बट लेट्स सी कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो अपना ये लेक्चर का पॉइंट जैसे जैसे मैं आपको रोज टाइमिंग डालते जाऊंगा ये टाइमिंग का पॉइंट आपको रहेगा, आप कनेक्ट कर लेना मालिक। मालिक सबसे पहले चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 वॉल्यूम 1 ए में जा रहा हूं मैं। चैप्टर 3 वॉल्यूम 1 ए में अपन जो बात कर रहे हैं वो ऐसे 300 की है। ऐसे 300 एक्चुअली प्लानिंग के बारे में है मालिक, लेकिन ये प्लानिंग के पहले मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूँ ओके यानी कुछ कॉन्सेप्ट करवाना चाहता हूँ जिसके ऊपर आप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड रहे। तो एवरीबडी ओके ऑन विथ मी विथ ए कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन प्लानिंग में चले जाते हैं मालिक। सर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हम ऑडिट करते हैं वो ऑडिट हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। कौन सा ऑडिट करते हैं बेटा? रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। यानी एग्जांपल हम लोग जब 300 आइटम्स को चेक करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया था जब मैं आपको चैप्टर 1 भी पढ़ा रहा था तभी भी मैंने आपको समझाया था। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें से आरएमएम ढूंढेंगे। आरएमएम का फुल फॉर्म होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट इज बेसिकली ऐसे कुछ आइटम जिसमें अपन को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहा है। अब सर ये 300 क्या है? 300 आइटम्स है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा 300 आइटम, ये ऐसे 300 नहीं है। 300 आइटम मतलब पीएनएल ले लो, बैलेंस शीट ले लो, नोट्स ले लो, सब मिला के 300 आइटम्स होते हैं। तो अब 300 आइटम में से हम आरएमएम ढूंढेंगे। क्वेश्चन है ये हम आरएमएम कैसे ढूंढेंगे? तो भाई साहब मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा। इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन के बेसिस के ऊपर या इंटरनल कंट्रोल कैसे काम कर रहा है उसके बेसिस पे हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर आरएमएम है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल 300 में से मैं 20 आइटम में आरएमएम बोलता हूं, यानी सर एग्जांपल 300 में से 20 आइटम में आरएमएम बोलता हूं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा? इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा जाएगा कि 300 में से एस्टिमेट्स ले लो, फिक्स एसेट ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ले लो ओके इनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ओके सर आपको कैसे समझा? सर ये समझ में ऐसा आया कि बेसिकली हमने इंटरनल कंट्रोल चेक किए, इंटरनल कंट्रोल जहां पर हमें वीक लगे उसके हिसाब से हमने काम किया। तो शायद आपको याद आ रहा होगा जब हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं या उसका डिजाइन चेक करते हैं तो हमको 20 में अपने को रिस्क मिलता है, और 20 के रिस्क के बाद ओके अब मेरे को बताओ अब बचे 280 एंड 20। अगर आपको समझ में आ रहा है 280 क्या हुआ? 300 में से ओके 280 एक ऐसे आइटम है यहाँ पर आरएमएम लेस है। मैं कभी बोलूंगा नहीं आरएमएम नहीं है, आरएमएम कम है, और यहाँ पर आरएमएम ज्यादा है। तो मेरे को कोई समझाएगा कहां पर काम ज्यादा करूंगा? 20 में या 280 में कहां पर काम ज्यादा करूंगा? कहां पर मैं सीए लगाऊंगा, कहां पर आर्टिकल लगाऊंगा? सीए कहां पर लगाऊंगा? 20 में। आर्टिकल कितना लगाऊंगा? 280 में। अच्छा कहां पर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा करूंगा? डायरेक्शन करना, सुपरविजन करना, रिव्यू करना 20 में। 280 में अपन थोड़ा सा कम करेंगे। टेक्निकली एवरीबडी क्लियर? अच्छा कहां पर स्केप्टिज्म ज्यादा रहूंगा? स्केप्टिकल कहां पर ज्यादा रहूंगा? 20 में। 280 में स्केप्टिकल नहीं रहना ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 चैप्टर 2 में स्केप्टिकल हमेशा रहना है, लेकिन 280 में थोड़ा स्केप्टिकल कम रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक टेक्निकली। मेरे ख्याल से ये लॉजिक सबके लिए बहुत बेहतरीन बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है ओके प्लीज अंडरस्टैंड, और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिठा लीजिए, फिर मैं जाता हूं आगे, फिर मैं जाता हूं चैप्टर में। देखिए नाउ यहां पर अपने दो शब्द आएंगे, एक आएगा प्लानिंग शब्द और एक आएगा स्ट्रैटेजी शब्द। मैं बोल रहा हूं प्लानिंग करना और स्ट्रैटेजी करना। अब क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं मैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? एनीवे आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर कर लिया होगा, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, तो आपको समझा होगा स्ट्रैटेजी मतलब हाउ टू विन द वॉर। ओके यानी एग्जांपल एक लेमन टर्म की बात कर रहा हूं, तो अगर एक स्ट्रैटेजी बनाता हूं जिससे मैं वॉर जीतने की संभावना रखता हूं, उसी तरह मेरे पास इधर ऑडिट में वॉर क्या है, मेरी ऑडिट ओपिनियन बराबर जावे ओके यहाँ पर जिधर रिस्क ज्यादा है उधर मैं अच्छे से काम करूं, जिधर रिस्क कम है उधर कम काम करूं। जिधर रिस्क कम है इसका मतलब मैं नहीं बोलो काम नहीं करूंगा, काम करूंगा कम करूंगा। ये टेक्निकली आंसर सबको समझ में आया है। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजी आप हमेशा दिमाग में रखना रिसोर्सेज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा? रिसोर्सेज की बात चल रही है। तो समझना थोड़ा समझना। मेरे को बताओ कि इधर आप सीए लगाओगे 280 में 20 में
280 में, 20 में रिसोर्स सीए किधर लगाओगे? 20 में। ओके, कहां पर नॉर्मल लगेंगे? 280 में आर्टिकल लगेंगे। अच्छा मेरे को बताओ रिसोर्स, अभी थोड़ा टेक्निकली आपको समझ में आ गया, ठीक है, कहां पर डीएसआर ज्यादा करोगे? 20 में। ये अपन ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं इसके अंदर और एक पॉइंट डाल देता हूं मैं मालिक। देखो अपन ऑडिट दो तीन प्रकार से दो तीन टाइम पे करते हैं। एग्जांपल, सपोज मैं आ रहा हूं जुलाई में, फिर मैं आ रहा हूं ओके सितंबर में, फिर मैं आ रहा हूं नवंबर में, फिर मैं आ रहा हूं दिसंबर में, फिर मैं आ रहा हूं फरवरी में, फिर मैं आ रहा हूं मार्च में, और फिर मैं अप्रैल में आऊंगा और क्लोज करूंगा मेरे ऑडिट के पॉइंट। अब मेरे को बताओ, थोड़ा सा टेक्निकली बताओ, सोच समझ के बताओ, अगर 280 में से कुछ आइटम मैंने जुलाई में टेस्ट किए, 280 में से कुछ आइटम, नॉट ऑल आइटम, कुछ आइटम टेस्ट किए जुलाई में, शायद उस 280 को वापस टेस्ट ना करूं और शायद अप्रैल में भी टेस्ट ना करूं। पॉसिबिलिटी है या नहीं है ऐसा लॉजिक? कैन इट बी पॉसिबल फॉर 280 और नॉट? यस और नो, टेल मी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, लेकिन 20 अगर मैंने जुलाई में टेस्ट की है, आपके हिसाब से क्या लगता है? ओके, क्या सितंबर में भी 20 को टेस्ट करना चाहिए? यस। नवंबर में भी यस। ओके, दिसंबर में भी यस, फरवरी में भी यस, ओके, मार्च में भी यस। भारत माता की है। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? मेरे ख्याल से इधर तक एजेंडा क्लियर है। तो मेरे को बताओ ओके, किसमें रिस्क ज्यादा होगा? तो अपन पूरे टाइम ऑडिट करेंगे या खाली ड्यूरिंग द पीरियड करेंगे या ईयर एंड में करेंगे या कभी भी कर सकते हैं? 280 में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 20 में कब करना है? 20 में कब करना है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो, ईयर एंड ऑल्सो। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो, ईयर एंड ऑल्सो। ड्यूरिंग द पीरियड भी करना है, ईयर एंड में भी करना है, 20 आइटम्स में। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है मालिक, एवरीबडी? तो 20 और 280 में कैसे ऑडिट करना है, इधर तक टाइम समझ में आया? तो मेरे को देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब भी मैं स्ट्रेटजी बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिसोर्स कौन से लगने वाले हैं, व्हाट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, व्हेन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, हाउ मच रिसोर्स आर रिक्वायर्ड। तो पहले 3 शब्द याद रख लेना। मैं आपको बोल रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो, फिर मैं टेक्निकल आंसर डालूंगा। व्हेन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, व्हेन से ज्यादा पहले व्हाट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, सी रिक्वायर्ड है या क्या है? व्हेन रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, हाउ मच रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, एंड हाउ रिसोर्स का डीएसआर विल बी डन। डीएसआर मतलब डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कैसे किया जाएगा। जब भी मैं आपको स्ट्रेटजी की बात बताऊं, तो आपके दिमाग में ये 4 पॉइंट आने चाहिए। अब मेरे को बताओ कितने रिसोर्स लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, उन रिसोर्स का डीएसआर कैसे होगा। अब मेरे को ये बताओ, सोच समझ के बताओ, कैसे रिसोर्स लगेंगे। क्या ये आरएमएम के पहले समझ में आएगा या आरएमएम करने के बाद समझ में आएगा? यानी मेरे को बताओ, आरएमएम कैलकुलेट करने के पहले समझ में आएगा या आरएमएम करने के बाद समझ में आएगा? सोच समझ के बताइए, आरएमएम के पहले आएगा, आरएमएम के बाद आएगा? सबको एग्री करेगा आरएमएम के बाद ही आएगा। देखो, जब तक आरएमएम नहीं आएगा, जब तक आपको आरएमएम का कैलकुलेशन नहीं आएगा मालिक, मेरे को बताओ, जब तक आरएमएम का कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक आपको थोड़ा ना समझेगा किधर सीए लगाना है किधर नहीं लगाना है। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाऊं या पहले आरएमएम कैलकुलेट करूं? ये मेन आंसर, पहले आरएमएम कैलकुलेट करूं या स्ट्रेटजी बनाऊं? पहले आरएमएम कैलकुलेट करेंगे। आरएमएम कैलकुलेट करने के लिए हमें होता है आरएपी। आरएपी का फुल फॉर्म होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आरएपी का फुल फॉर्म होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो चैप्टर 4 में भी आप करोगे। चैप्टर 4 में अपन डिस्कस करेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करें, मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ में। तो मेरे को बताओ ओके, स्ट्रेटजी कब बनती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पहले या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पहले या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद। एवरीबॉडी क्लियर? परफेक्ट। तो तोड़ मालिक, मेरे को बताओ, सबसे पहले आरएपी करूं या स्ट्रेटजी बनाऊं? आरएपी करेंगे, परफेक्ट। अब मेरे को बताओ ओके, आरएपी करना कब करना है? ओके, मेरे को बताओ, अपन ने जिस दिन ऑडिट एक्सेप्ट किया उसी दिन से आरएपी चालू करेंगे। यानी मेरे को बताओ, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्टेंस जो भी है, सेक्शन 143 जो भी लगेगा, उसके बाद सबसे पहले आरएपी करेंगे। एवरीबॉडी एग्री विद दिस पॉइंट? सबसे पहले आरएपी करेंगे। तो मेरे को बताओ, जब ऑडिट चालू होगा तो सबसे पहले आरएपी करेंगे, तो क्या ऐसे भगवान भरोसे करेंगे या प्लान करके जाएंगे? सोच समझ के बताओ, प्लान करके जाएंगे पक्का? तो मेरे को बताओ, पहले प्लान बनाएंगे या स्टडी बनाएंगे? पहले प्लानिंग करेंगे या स्टडी बनाएंगे? सोच समझ के बताओ, जब भी ऑडिट चालू करोगे पहले क्या करोगे? पहले प्लान करोगे। ठीक है, प्लान करके आपको आरएमएम मिलेगा। एवरीबॉडी एग्री? अच्छा, आरएमएम के बाद क्या बनेगी मेरे को बताओ? आरएमएम मिल गया, अब रिसोर्स किधर लगाना है समझ में आया क्या? रिसोर्स किधर लगाना समझ में आएगा? तो अब मेरे को बताओ क्या बनाओगे आप? स्ट्रैटेजी। परफेक्ट, एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगला प्लान बनेगा। एवरीबॉडी ओके? अच्छा, मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई? मैं वापस बोल रहा हूं, समझ में छोड़ो। स्ट्रैटेजी मतलब कौन से रिसोर्स कब लगाने हैं। यानी एग्जांपल, आप इसको वर्ड को याद रखो, कौन से रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए, डीएसआर कैसे होगा। अब मेरे को समझाओ ये चीज है। एवरीबॉडी, रिसोर्स कौन से चाहिए? सीए चाहिए। 20 पे कौन चाहिए?
20 पे कौन चाहिए मालिक? एवरीबडी, एवरीबडी फटाफट चाहिए। 20 पे कौन चाहिए? सीए चाहिए। एवरीबडी एग्री? ओके, अब मेरे को बताओ ये सीए चाहिए, क्या ये सीए का प्लान बनाना पड़ेगा? 20 में से कब कौन सा करेगा, क्या करेगा, प्लानिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे को बताओ स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या मुझे प्लान बनाना चाहिए वापस? स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या प्लान बनाना चाहिए? तो मेरे को बताओ कौन किस पे निर्भर है? प्लान पे स्ट्रेटजी निर्भर है या स्ट्रेटजी पे प्लान निर्भर है? कौन किस पे निर्भर है? स्ट्रेटजी पे प्लान या प्लान पे स्ट्रेटजी? अब पी और एस का उपयोग करिए, पूरा लिखिए मत, पी और एस बताइए। प्लान पे स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी पे प्लान? ओके, तो वैष्णवी बोलती है प्लान पे स्ट्रेटजी आएगी। कोई और आंसर? प्रियल, निकिता, सुनील भाई, कुछ? प्लान पे स्ट्रेटजी होगी या स्ट्रेटजी पे प्लान होगा? मैं आपको बता दूं, एक टेक्निकल आंसर याद रख लेना। ओके, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बिठाना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, आपको ये समझना होगा। ओके, आप बोलोगे प्लान पे स्ट्रेटजी बनी है, आई एग्री विथ यू, लेकिन डोंट यू थिंक अगला प्लान किस पे बना है? अगला प्लान किस पे बना है? स्ट्रेटजी पे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्क्रीट फेजेस नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकते पहले प्लान बनाओ फिर स्ट्रेटजी बनेगी, या पहले स्ट्रेटजी बनाओ फिर प्लान बनेगा। तो देयर इज नो डिस्क्रीट फेजेस। डिस्क्रीट समझ में आ रहा है? यानी एक जैसा हम बता देंगे आपको वैसा फेजेस होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको ये फेजेस को समझना पड़ेगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो क्या ये सीक्वेंशियल फेजेस है क्या? नहीं। कभी ऐसा हो सकता है पहले प्लान बने फिर स्ट्रेटजी बने, कभी ऐसा हो सकता है पहले स्ट्रेटजी बने फिर प्लान बने। भारत माता की जय। आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? आई डू थिंक एवरीबॉडी क्लियर? बैकग्राउंड सबको क्लियर है मालिक? अच्छा, तो मेरे को बताओ, एवरीबॉडी क्लियर? परफेक्ट। तो मेरे को बताओ, ओके, मेरा प्लानिंग कब से चालू होना चाहिए? प्लानिंग कब से चालू होना चाहिए? प्लानिंग कब से चालू होना चाहिए? कुछ तो आंसर दे दे जाओ, फटाफट 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 कुछ तो आंसर दे दे जाओ। एक्सेप्टेंस के बाद। एवरीबॉडी एग्री? एक्सेप्टेंस के बाद, यानी मेरे को बताओ क्या एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा क्राइटेरिया है? एवरीबॉडी, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद मैंने प्लानिंग करनी चाहिए। तो याद रखना, यहां पर मैं आपको दो एलिमेंट बता रहा हूं। एक होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, एक होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और एक होती है प्लानिंग एक्टिविटी। एक होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और एक होती है प्लानिंग एक्टिविटी। एवरीबॉडी विथ मी? ओके, सब लोग मेरे साथ है कि नहीं? सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? तो मेरे को बता प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कब होगी? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के पहले या एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बाद? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ये कब होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए। एवरीबॉडी परफेक्ट, तोड़ मैन तोड़। तो मेरे को बताओ एक्सेप्टेंस करने के पहले कौन सी एक्टिविटी होगी? ये तीनों आंसर आपको तोड़ाना चाहिए क्योंकि अपने चैप्टर हो चुके हैं। मेरे को बताओ क्या कहीं ना कहीं हमें एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमें एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस याद है? क्या एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस याद है? कुछ ओ माय गॉड, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस याद है? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, सीसीआरटी, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड याद आया मालिक? मनी लॉन्ड्रिंग वाला एग्जांपल, परफेक्ट परफेक्ट, याद आया कि नहीं? भारत माता की जय, तोड़ मालिक। तो ये एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस है। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या फाइनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, मेरे को बताओ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कुछ याद है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है मालिक? तोड़ 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 आंसर चाहिए। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन से? अरे भाई, एएफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, याद है? सेकंड पॉइंट, वेदर मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस रिस्पांसिबिलिटी, 5 रिस्पांसिबिलिटी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे, कंट्रोल तुम डालोगे, एक्सेस तुम दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम दोगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस तुम दोगे। याद आया? तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मैंने तेरे को कभी भी पूछा तो आंसर क्या होगा? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हाउ मेनी विल बी देयर? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हाउ मेनी विल बी देयर? 3। कौन सी 3 रहेगी? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कौन सी 3 रहेगी भाई? भारत माता की जय, परफेक्ट। बता मेरे को, बता कौन सी रहेगी? 3 कौन सी? एथिकल रिक्वायरमेंट देखो, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस देखो, एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखो। यानी आपको याद रखना है 220 एंड 210। ओके, याद है? 220 210 याद आया? ओके, अब मेरे को बता प्लानिंग एक्टिविटी में क्या? प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीज करनी होगी। 2 चीज क्या बनानी होगी मेरे को बता? प्लानिंग एक्टिविटी में क्या हमें प्लान बनाना जरूरी है? क्या हमें प्लान बनाना जरूरी है? ओके, क्या हमें प्लान बनाना जरूरी है, काफी है, या स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी ना मालिक? हाँ या ना बताइए? आंसर इज यस। तो याद रखना प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीज होती है, एक होती है स्ट्रैटेजी और एक होती है प्लान बनाना। स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना। ओके, दिस इज व्हाट योर बैकग्राउंड्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। टेक्निकली ये सब बैकग्राउंड आपको बहुत जरूरी है याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मालिक। तो मेरे ख्याल से सारी आत्मा इधर तक क्लियर है क्या? तो मेरे को बताओ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करने के पहले वाली एक्टिविटी को नाम क्या दोगे आप? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या दोगे नाम? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। और दूसरे को नाम क्या दोगे? प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी होगी मालिक?
दो एक्टिविटी होगी। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट अपन खत्म कर चुके हैं, ऑलरेडी पुराने चैप्टर में जा चुका है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। कौन सा चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? प्लानिंग एक्टिविटी। आई होप यू आर क्लियर नाउ। ओके, प्लानिंग एक्टिविटी में भी दो एक्टिविटी है। ओके, दो स्ट्रैटेजी है और एक प्लान है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले क्या बनाओगे? प्लान, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ में रहेगा और स्ट्रैटेजी कब बनेगी? प्लान के बाद। स्ट्रैटेजी का आंसर तो क्लोज है अपने। प्लान के ऊपर पंचायती डिस्कशन आएंगे अपने लिए। प्लान के ऊपर काफी हद तक डिस्कशन आएंगे। आत्मा क्लियर? आई होप चीजें क्लियर है मालिक आपके लिए। कला तो तोड़ मालिक, चालू करते हैं चैप्टर 3। अच्छा, उसके पहले चैप्टर 3 का नाम देख लीजिए। चैप्टर 3 का नाम क्या है? ऐसे 300। चैप्टर 3 3.1 पे आ जाइए मालिक। अच्छा, कौन सी वॉल्यूम चल रही है? वॉल्यूम 1A पे ही है अपन, 1B पे नहीं शिफ्ट हो रहा है। 1B पे आप लोगों ने जो जो ऑलरेडी ऑनलाइन है या मेरा यूट्यूब चैनल पे से देख चुके, जो मैंने बताया था उसमें ऐसे 230 खत्म कर चुके आप। जो गूगल ड्राइव देख रहे हैं आप, ये चैप्टर होने के बाद आपको ऐसे 230 का अपलोड करवा दूंगा। ये चैप्टर या इसके बाद वाला चैप्टर, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? तो अभी हाल फिलहाल वॉल्यूम 1A पे अपन। ठीक है, सबसे पहले नाम बताओ मेरे को, ऐसे 300 का नाम बताओ। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, आगे छोड़ दो, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा सवाल है, ओके, ऐसे 300 डील्स विद व्हाट? प्लानिंग ओनली ना मालिक? मेक श्योर आपके दिमाग में क्लियर रहे, जब जब ऐसे 300 प्लानिंग बोल रहा है तो वो प्लानिंग के अंदर दो चीजें इंक्लूड कर रहा है। जब जब ऐसे 300 प्लानिंग बोल रहा है तो प्लानिंग डीम्स, प्लानिंग इंक्लूड्स टू थिंग्स। परफेक्ट, प्लान एंड स्ट्रेटजी। याद रखना, ये भूलना मत। जब भी मैं से 300 बोलूंगा तो आपके दिमाग में दो चीज होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में से दो चीज नहीं है, इस चैप्टर में तीन चीजें हैं। इन चैप्टर में प्लानिंग पढ़ रहे हो आप, स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो और प्रोग्राम पढ़ रहे हो। तीन चीजें कौन सी? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम। मैं वापस बोल रहा हूं, कौन सी? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम। तो ऐसे 300 के रेफरेंस से सिर्फ दो ही चीज आती है। कौन सी दो चीज आती है? ऐसे 300 के हिसाब से सिर्फ दो ही चीज आती है। कौन सी दो चीज आती है? प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। जो प्रोग्राम है वो इसके गाइडेंस नोट्स वगैरह वगैरह से आता है। तो आपको ये समझना है, ऐसे 300 ओके सब मतलब ऐसे सबऑर्डिनेट है वो, ऐसे 300 का प्रोग्राम जो है वो ऐसे 300 का सबऑर्डिनेट है। ऐसे 300 का बाप कौन है? प्लानिंग। और प्लानिंग मतलब कौन? जब मैंने तो बोला प्लानिंग मतलब दो चीजें, एक है स्ट्रैटेजी और एक है प्लान। एवरीबॉडी क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट चीजें हैं, सेपरेटली अपन कवर करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय, तोड़ कवर करते हैं बढ़िया से। चालू करते हैं। सर क्या प्लानिंग करना चाहिए? आंसर इज सर। इसके फायदे बताइए, व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी। इसके फायदे बताइए। तो इसके बेनिफिट्स दिए हुए 6 बेनिफिट्स आप याद रखिए, रटने का पॉइंट है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर डायरेक्टली रटिए और एक बार रटिए, इसके बाद छोड़ दिए, इसके ऊपर टाइम पास मत करिए। सर प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इफेक्टिवली इन टाइमली मैनर besides ensuring compliance with professional standards it helps in performing audit engagement effectively। ये पंचायती आंसर। मेन पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। तो मेक श्योर ये आपका पहला आंसर रहेगा, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। एक बार रीड मारोगे उसके बाद पंचायती नहीं करोगे। सर हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर देयर? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पर आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे। सबसे पहला एडवांटेज, हेल्पिंग एन ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे उस पर ध्यान दे पाओगे। सेकंड, अगर आपको ऑडिट करते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो उसको टाइमली बेसिस पर रिजॉल्व करोगे। अगर प्लान नहीं करोगे तो रिजल्ट फटाफट नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट, इट आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। तीसरा सिनेरियो, यहां पर जो ऑडिट होगा आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा। ओके, जो ऑर्गेनाइज होगा मतलब यानी एग्जांपल सही तरीके से प्लान होगा, सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा, और इसके लिए आपका ऑडिट जो कंडक्ट होगा वो ईई होगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपका जो ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा वो इफेक्टिवली कंडक्ट किया जाएगा, एफिशिएंटली कंडक्ट किया जाएगा, यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा, मैनेज होगा और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में होगा मालिक। इसके अलावा अगर प्लानिंग करोगे तो आपको कौन सी इंगेजमेंट टीम कब लगेगी ये डिफाइन हो पाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी अपने को समझेगी। तो इंगेजमेंट टीम कौन सी चीज समझ में आएगा। उसके अलावा कितना डायरेक्शन करना है, कितना सुपरवाइज करना है, कितना मॉनिटर करना है, कितना रिव्यू करना है ये समझ में आएगा। तो फैसिलिटेट डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, तीन वर्ड डीएसआर, कभी भी याद रखना ये डीएसआर होता है हमेशा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। एंड लास्ट पॉइंट, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट्स। तो जो भी एक्सपर्ट काम करेंगे उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में फायदा होगा अगर प्लानिंग करोगे तो। थोड़ा आगे जब प्लानिंग में जाएंगे तो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत तोड़ चीजें हैं, तो बहुत अच्छे से समझना। मैं वापस बोल रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। वैसे स्टैंडर्ड बहुत बेसिक्स है, स्टैंडर्ड बहुत आसान है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर के अपने खुद के मार्क्स है, अच्छे से औकात है इस चैप्टर की। बस मेक श्योर इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप, वो भी किसमें, प्लान और स्ट्रेटजी में। प्रोग्राम में तो रटी है,
प्रोग्राम में तो दिमाग भी मत लगाइए, मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम में तो सीधा रटना है, उठाया रटना है, उठाया रटना है, उठाया रटना है, दिमाग लगाना ही नहीं। प्लानिंग और स्ट्रेटजी में मैं एक एक चीज समझा रहा हूं भाई, उसके ऊपर ध्यान देना मालिक। तो मेरे भाई और बहनों, ओके, तो पहला पॉइंट, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 6 बेनिफिट्स क्लियर है मालिक? क्या इसको क्लोज कर सकते हैं? यस, ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो 6 पॉइंट आ गए। अब क्वेश्चन है, ओके, प्लानिंग जो करना है क्या वो वन टाइम एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है? मेरे को बताइए, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, प्लानिंग पहले करो या स्ट्रेटजी पहले बनाओ? प्लानिंग करोगे, फिर स्टडी बनाओगे, स्टडी के बाद वापस क्या करोगे? प्लान करोगे। तो प्लान कितनी बार एक्टिविटी होगी? कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो जब ये प्लानिंग करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्लानिंग जो आप कर रहे हो, ओके, ये प्लानिंग का जो बात चल रहा है। अच्छा, मैं जब भी वापस प्लानिंग बोलूं तो प्लानिंग में क्या चीज आती है? प्लानिंग में क्या चीज आती है? प्लान एंड स्टडी, एवरीबडी एग्री? ठीक है। अब मेरे बताओ, स्टडी कब बनाओगे? आरएपी के बाद या आरएपी के पहले? फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। आरएपी के पहले या आरएपी के बाद? आरएपी के बाद। अच्छा, आरएपी के बाद जब स्टडी बना दोगे, क्या उसके बाद वापस प्लान बनाओगे? अच्छा, उसके बाद जो प्लान बनाओगे, प्लान के बाद क्या करोगे? प्लान के बाद का काम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? एक हो गया आरएपी, और एक क्या होता है, सुना शायद एफईपी। एफईपी नहीं सुना होगा तो अगले चैप्टर में देखेंगे, पर एफईपी का फुल फॉर्म है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो मेरे को बता, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भगवान भरोसे जाना चाहिए, प्लान करके जाना चाहिए? प्लान करके जाना चाहिए। प्लान के पहले क्या बनेगी, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले क्या बनेगा? अच्छा, मेरे को बताओ, मैं जून जुलाई में काम करूंगा, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो है। तो मेरा प्लान बनाओ, प्लान के पहले क्या बनेगी? स्टडी। स्टडी के पहले क्या बनेगा? वापस प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। याद है ना मालिक? एवरीबॉडी मेक श्योर, प्लीज मालिक, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूं मालिक, दूर रहिए मेरे बच्चे से। 3 इडियट याद आ गया, ठीक है, कमिंग बैक, दूर मत रहिए, ओके, मुझसे दूर मत रहिए मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं मालिक? मालिक, जब हम प्लान करते हैं, जब मैं ऐसे 300 बोलूंगा, प्लानिंग आपके दिमाग में आना चाहिए, प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी प्लस प्लान। एवरीबॉडी क्लियर? आपका अगला सवाल आ रहा है, क्या प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है। ये प्लान करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है? क्वेश्चन आया है, फैक्टर्स। पर ये जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूं, ये फैक्टर्स बिफोर, ओके, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। ये फैक्टर्स बिफोर क्या करने हैं? बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने के पहले जो मैं प्लान करूंगा, जिसके अंदर स्टडी भी रहेगी, उस टाइम पे क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो डिस्कस किया जा रहा है अगले सवाल में। तो मेरे ख्याल से पहला सवाल समझा गया? सवाल फैक्टर्स का है। सवाल किसका बेटा? फैक्टर्स का है। सवाल किसका बेटा? फैक्टर्स का है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग बिफोर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। परफेक्ट मालिक, ओके। तो देख लीजिए, हम इसके फैक्टर्स की लिस्ट है, 5 फैक्टर्स है, डिस्कस करेंगे अपन, एक एक लाइन के आंसर है मालिक, आराम से जाते हैं। Planning, however, includes consideration of timing of certain activities and audit procedure that need to be completed prior to performance of further audit procedure. For example, planning includes need to consider prior to auditors identification and assessment of RMM such as, गाई मत करना, एकदम आराम से, एकदम आराम से, ओके, यानी आपका मैं वापस बोल रहा हूं, एकदम आराम से, एकदम आराम से। यानी ये लोग बोलते हैं जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यानी प्लानिंग कब करनी है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसिडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ आरएमएम सच मैटर एज। वो गया थे लेने, मेरे को नीचे वाले पॉइंट गए थे लेने, मेरे को इस लाइन का मतलब समझाइए वापस, मैं लाइन मीटर हूं, इसका मतलब समझाइए, पहला पेज और दूसरा पेज का मिला के इसका इस क्वेश्चन का इंटरप्रेशन क्या है मालिक? ये प्लानिंग किसके पहले का डिस्कशन चल रहा है? किसके पहले का डिस्कशन चल रहा है? प्रियल का आंसर है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वैष्णव का आंसर है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मैं आपको बता रहा हूं 100% आपके दिमाग में यही रहेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओके, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे से समझना पड़ेगा। यही दिक्कत है अपने सिलेबस की, बाकी और कुछ नहीं है, पर ये टेक्निकल समझना पड़ेगा। आपका जो ग्रीन पोर्शन मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके, तो आप पहले बुक में देखोगे या इधर देखो स्क्रीन पे, वॉट एवर, मैं आपको बता दूं, ओके, ये जो पोर्शन चल रहा है आपका, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये बोलता है प्लानिंग आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले करनी है। लेकिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी आता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पहले भी प्लानिंग करते हैं? यस। तो प्लानिंग 2 बार हो रही है,
एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पहले हो रही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद हो रही है। एवरीबडी एग्री और नॉट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पहले हो रही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद हो रही है मालिक। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अब देखो ये लोग बोलते हैं, ये जो पिंक कलर का आंसर चल रहा है, ओके, ये बोलते हैं व्हाट आर द प्लानिंग व्हिच इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। मतलब क्या? प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर, यानी नीचे की 5 चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? पिंक लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है? प्लानिंग में आपको नीचे की दी गई 5 चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। यानी ये कब करना है? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के पहले या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के बाद? आरएमएम के पहले। एवरीबडी एग्री? अच्छा, क्या आरएमएम एफएपी के पहले आता है? आंसर इज यस, बट टेक्निकली आंसर ये दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं पता करिए एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करने वाले हो, कहां पर करने वाले हो, ये देखिए। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़ता है? आंसर इज यस। चैप्टर 4 में देखोगे आप, इसी वॉल्यूम 1A का ऐसे 315 बोलता है कि जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे तब हम इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करेंगे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में करना है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। सेकंड, ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी ठीक है भाई, हमको लॉ रेगुलेशन के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तीसरा, मॉडर्निटी के बारे में समझना पड़ेगा। चौथा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स अपने को समझना पड़ेगा। एंड लास्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अदर आरएपी, ये अपने को देखना पड़ेगा। यानी टेक्निकली मेरे को बताओ ये 5 पॉइंट कब ध्यान में रखने हैं? ये 5 पॉइंट कब ध्यान में रखना है मालिक? आराम से घाई मत करना। मैं आपको एकदम टेक्निकली मैं बोल रहा हूं, 2 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने आपको बोला ना, आप सिर्फ एक 5-6 पेजेस 6-7 पेजेस को ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत तोड़ हो जाएगा क्वेश्चन वाइज एग्जाम में। आंसर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बताइए कब रखना है? आरएमएम के पहले। एवरीबडी एग्री? तो मेरे को बताओ आरएमएम के पहले क्या क्या ध्यान में रखोगे? व्हाट आर द कंसिडरेशंस यू विल कंसिडर फॉर प्लानिंग? व्हाट आर द कंसिडरेशंस? सुनिए सारी आत्मा इधर। व्हाट आर द कंसिडरेशंस ओके टू बी कंसिडर्ड in planning? What are the considerations to be considered in planning before risk assessment procedure? Before risk assessment procedure कितने पॉइंट है? 5। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले भाई साहब हम लोग ये समझेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर करना है कि नहीं। सेकंड हम देखेंगे लॉ रेगुलेशन। तीसरा हम देखेंगे मटेरियलिटी। चौथा देखेंगे एक्सपर्ट्स। और पांचवा हम देखेंगे अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा और कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कुछ करना है कि नहीं। मैं कहता हूं एवरीबडी क्लियर मालिक? ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से इधर तक मैं कॉन्सेप्ट फ्रीज करूं सब लोग? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे के पेज पे लेके जा रहा हूं आपको। थोड़ा सा आगे के पेज पे जाना पड़ेगा मालिक अपने को। कम टू द पेज 3.4। कम टू द पेज 3.4। 3.4 में एकदम नीचे देखिए, एकदम नीचे। आप मेरे सीक्वेंस से चलिए, आप वो बीच में मिक्स मत होइए। मैं जो जो बता रहा हूं वो देखिए। द ऑडिटर शैल टेक इनटू फॉलोइंग कंसिडरेशन व्हाइल एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। यानी मेरे को बताइए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब ऑडिटर स्ट्रेटजी बनाएगा तब इसने ये क्या कंसिडर करना चाहिए? एवरीबडी एग्री? तो मेरे को बताओ स्ट्रेटजी कब बनाएगा? आरएपी के बाद या आरएपी के पहले? स्ट्रैटेजी कब बनाएगा? भाई साहब मैंने हाफ एन आवर डाला है ये सब समझाते समझाते, तो थोड़ा सा इज्जत दो मेरे को, थोड़ी तो इज्जत दो रे सालो। फिर बताओ स्ट्रैटेजी कब बनाएगा? आरएपी के पहले या आरएपी के बाद? थोड़ा स्लो है क्या इंटरनेट या ऐप का कुछ चल रहा है क्या इशू? शायद। ठीक है, आरएपी के बाद मेरे ख्याल से सब लोग एग्री करेंगे आरएपी के बाद बनाएंगे। अब मेरे को बताओ ओके, जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजी के लिए फैक्टर्स है, तो स्क्रीन पे जो फैक्टर्स मैं लिस्ट बता रहा हूं, ये लिस्ट ओके स्ट्रैटेजी बनाते वक्त है। तो क्या ये फैक्टर मेरे प्लानिंग में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जब मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं क्या वो प्लानिंग का हिस्सा है? एवरीबडी? अच्छा, अब मेरे को बताओ आरएपी के बाद बोला, मतलब आरएपी के बाद या एफएपी के बाद या एफएपी के पहले? एफएपी के पहले। परफेक्ट, एवरीबडी एग्री? ठीक है। तो सर इसके अंदर कितने फैक्टर्स है? तो अभी इसके पहले हेड पॉइंट देख लो ओके, या इसके पीछे में जाओगे ना तो इसका एक समराइज आंसर दिया हुआ है, पर लेकिन ये देख सकते हो इसका एक समराइज आंसर मैंने नीचे लिखा है, पेज नंबर 3.6 पे आइए। 3.6 पे आओगे तो एक समराइज आंसर दिया मैंने, उसके हेड पॉइंट दिए हुए मैंने। इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी द ऑडिटर शैल, तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए ऑडिटर क्या क्या ध्यान रखेगा? पहला पॉइंट स्कोप,
दूसरा पॉइंट एसेटिंग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंसिडरेशन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, ओके, एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स किधर जाने चाहिए, कंसिडर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड असर्टेन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अगर आप ये चीज इसके रेड में देखोगे 3.4 पे आओ और रेड कलर में देखो, सबसे पहला देखोगे आपको आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, दूसरा देखोगे असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, तीसरा देखोगे कंसीडर द फैक्टर्स दैट ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या है, नेक्स्ट कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाएगा, ओके, असर्टेन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। आत्मा क्लियर? तो मैं एक पर्टिकुलर पेज पे ले रहा हूं जो है 3.6 पे, और मैं ये एक आंसर को बेस ले रहा हूं, ये एक आंसर को बेस ले रहा हूं। सब लोग मेरे साथ है कि नहीं है? ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप प्लीज इसको टेक्निकली अच्छे से आंसर सॉल्व करना, तो ये आपको समझेगा, अदरवाइज अगर ये समझ गया तो अपना काम खत्म है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने आपको बोला प्लानिंग करते वक्त, ओके, आरएपी के पहले प्लानिंग करते वक्त कितने फैक्टर्स है, आरएपी करते वक्त प्लानिंग के पहले कितने फैक्टर्स है? 5। वो कौन से 5? पहले वाले 5 मालूम है ना? वो 5 कौन से 5 थे? एनालिटिकल प्रोसीजर, लॉ रेगुलेशन, मटेरियलिटी, एक्सपर्ट एंड लास्ट पॉइंट था आपका विद रिस्पेक्ट टू अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजी बनाते वक्त क्या फैक्टर्स है? ये 5। एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरा सवाल आता है प्लानिंग आफ्टर आरएपी, प्लानिंग आफ्टर आरएपी, प्लानिंग आफ्टर आरएपी कितने फैक्टर्स? प्लानिंग आफ्टर आरएपी कितने फैक्टर्स? प्लानिंग आफ्टर आरएपी कितने फैक्टर्स? समझ में आया? इधर प्रॉब्लम आएगी। प्लानिंग आफ्टर आरएपी कितने फैक्टर्स? कौन से 5? निकिता कौन से 5? नहीं वैष्णवी बोथ नहीं आएगा, मैं वही समझा रहा हूं, ध्यान रखना पड़ेगा स्केप्टिकली। मैंने बोला प्लानिंग आफ्टर आरएपी, आफ्टर आरएपी, आफ्टर आरएपी, ये 5। मैं अगर बोलूं प्लानिंग बिफोर एफएपी, अब मेरे को बताओ कितना? प्लानिंग बिफोर एफएपी, प्लानिंग बिफोर एफएपी, अब यहां पर 10 पॉइंट आएंगे। समझ में आ रहा है? ओ भाई साहब आंसर समझा क्या? प्लानिंग बिफोर आरएपी, आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर नाउ? सबको तोड़ समझा? 1 to 5 पॉइंट, पेज 2 3.1 समझा? एकदम टॉप। प्लानिंग बिफोर आरएपी। दूसरा है स्ट्रैटेजी के फैक्टर, स्ट्रैटेजी के फैक्टर, पेज ये 1 to 5, पेज कौन सा होगा? पेज अगर मैं बोलूं 3.6, 3.3, 3.4 जो भी होगा। प्लानिंग आफ्टर आरएपी बिफोर एफएपी, पेज 3.6 और 1 to 5, और प्लानिंग के फैक्टर्स बिफोर आरएपी, बिफोर एफएपी 1 to 5, 1 to 5, टोटल 10 पॉइंट्स। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड, एवरीबडीज एंड। आई होप चीजें क्लियर है मालिक। परफेक्ट, ओके डन। तो अगर अब ये क्लियर है तो इसके बाद वाली चीजें अभी मैं हैंडल कर सकता हूं। अच्छा मेरे को बताओ, ये तो स्ट्रैटेजी के फैक्टर है तो कितने लिखोगे? स्ट्रैटेजी के लिए बनाने के लिए फैक्टर है तो कितने लिखोगे? परफेक्ट, 5 पक्का क्लियर है स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन स्ट्रैटेजी के इसमें अगर मैं आपको पूछता हूं, कम टू द पेज नंबर 3.4, गड़बड़ मत करना, ओके। अगर मैंने बोला मुझे स्ट्रैटेजी देखा, क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। फाइल एस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजी कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, वो नीचे वाले 5 मैंने तेरे को समझाया है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लास्ट कंफ्यूजन सॉर्ट कर लो 3.4 पे। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर्स आरएपी सच मैटर एज। यानी अब मैं बोल रहा हूं अगर हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना देते हैं तो ऑडिटर को
किसमें असिस्ट करता है, यानी क्वेश्चन ये क्या है, स्ट्रैटेजी असिस्ट ऑडिटर इन व्हाट, स्ट्रैटेजी असिस्ट ऑडिटर इन व्हाट। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स बताइए, स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स बताइए, वो गया कॉन्सेप्ट अलग। मैं बोलूंगा स्ट्रैटेजी ऑडिटर को असिस्ट किस चीजों में करती है, मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, एकदम तोड़ तोड़ कॉन्सेप्ट इजी है मालिक, प्लीज सब लोग की आत्मा इधर, सारी आत्मा मेरे पास है कि नहीं है। ओके, मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको बोला स्ट्रैटेजी बनाते हुए फैक्टर बताइए 5, मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजी बनाने का ऑडिटर को क्या असिस्टेंस मिलता है, वो किस में मदद करती है, वो 4 चीजें अगर आपको याद होगी, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, एक हाफ एन 45 मिनट्स पहले मैंने आपको समझाया था, सर किसमें क्या, कौन सी इंगेजमेंट टीम चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए, और उनका डीएसआर कैसे होगा, याद आया, याद आया, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस याद आया, रिसोर्सेस। तो भाई क्या है, पहला पॉइंट देखिए स्क्रीन पे देखिए, द रिसोर्स टू बी डिप्लॉयड फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया, कौन से रिसोर्स लगेंगे, कौन सा एक्सपर्ट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। सेकंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू बी एलोकेटेड टू स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब चाहिए, एंड हाउ सच रिसोर्स आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो द रिसोर्स कौन से रिसोर्स चाहिए, दूसरा कितने रिसोर्स चाहिए, कब चाहिए, एंड उनका डीएसआर कैसे होगा, डीएसआर कैसे होगा। अगर आप ये पढ़ोगे टेक्निकली आंसर तोड़ बैठ जाएगा मालिक। तो मेरे को बताओ, ओके यानी टेक्निकली अगर फैक्टर्स की ये बस, अगर ये आप हो गए, अब इसके बाद है ना, इसके अंदर की पंचायती है, अब इस पे मैं टाइम वेस्ट करने नहीं बोलूंगा, एक बार रीड करो, ओके ज्यादा हेडेक मत करना, नया है वो, वैसे ही है ये कॉन्सेप्ट नया है वो, लेकिन इस पे ज्यादा पंचायती मत करना, मैं शॉर्टकट बता दूंगा, शॉर्टकट मतलब एक तरीका बता दूंगा, उसे याद रखना, लेकिन फैक्टर्स की लिस्ट है। तो फैक्टर्स की लिस्ट की तोड़ कंफ्यूजन सा मेरे ख्याल से, आई होप नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब मैं जब मैं मसाले में जाऊंगा, कंटेंट में जाऊंगा, चीजें बहुत आसान रहेगी आपके लिए। तो एक बार थोड़ा सा कंटेंट वाइज मैं एक बार आपको बता दूं, अगर मैंने बोला फैक्टर्स फॉर स्ट्रैटेजी बताइए, कितने फैक्टर बताओगे, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, एनटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ठीक है, मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजी बनाने की वजह से ऑडिटर को किसमें असिस्टेंस मिलता है, रिसोर्स कौन से चाहिए, रिसोर्स कब चाहिए, रिसोर्स कितने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके उस रिसोर्स का डीएसआर कैसे होगा। भारत माता की जय। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, एवरीबॉडी क्लियर। अभी सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल फैक्टर्स की लिस्ट कौन सी मिलेगी मालूम है क्या, ये स्कोप करते वक्त, ये स्कोप के लिए फैक्टर्स क्या है, रिपोर्टिंग के लिए फैक्टर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स के लिए फैक्टर्स क्या है, नीचे वाले 2 तो पंचायती है, बट ये ऐसे इंडिविजुअल आंसर्स बचेंगे अपने, बट ठीक है ओके। पहले एक बार अपन सीक्वेंशियली वापस आ जाते हैं, बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा इधर उधर लिखे गया, तो आई डू थिंक 3 चीजें क्लियर है। कम टू द पेज वापस 3.1 ओके वापस लाते हैं, अभी सीक्वेंशियली लेके जाता हूं आपको, ठीक है। और एक चीज, जैसे ये अपन कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ईओबी बैच होने के बाद, मतलब ये मतलब बैच होने के बाद, मतलब मैं थोड़ा सा भी है ना, मैं कंप्लीटली मतलब थोड़ा थेरेपी में, थोड़ा मेंटल, क्योंकि देखो जब आवाज जाती है ना, तो मेरे को मालूम है अपना मेंटली मैं कितना परेशान हो रहा हूं। मतलब मालिक मेरा पूरा एसेट ही है, मेरा खुद का, मतलब मेरी पूरी जिंदगी इस पे चली हुई है। मतलब आई कांट एक्सप्रेस ऑल्सो, मतलब मेरा मेंटल फाइट क्या चल रहा है लास्ट 10 दिन 15 10-12 दिन से। मतलब मैं, मतलब आप समझ, मतलब मैं कैसे समझाऊं यार, इमेजिन करो यार, मतलब मैं क्रिकेटर हूं और मेरे को इंजरी आ गई, और ऐसी इंजरी आई है जो बहुत डैमेजिंग है। तो मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी वोकल कॉर्ड की हालत खराब, मतलब तो इसको एक पर्टिकुलर है। तो अभी हाल फिलहाल मेरा थोड़ा सा टाइम स्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब मेरा थेरेपी चल रहा है, मैं थोड़ा मेंटल, मैं अपनी एक फाइट चल रहा हूं, मतलब वो फाइट मैं बता भी नहीं सकता, मतलब वो शायद ही कोई समझ पाएगा, मतलब उसको मैं, पर बहुत टेक्निकल पॉइंट चल रहे हैं मेरे लाइफ में। तो अब ये एक बार थोड़ा सा मेरा सॉर्ट आउट होना चाहिए 8-10 दिन, उसके बाद है ना मैं सारे जो चार्ट्स है ना, ये चैप्टर के चार्ट्स, मतलब ये इसके जो मेन बैच में चार्ट बनाए, ये सब ड्राइव पे मैं शेयर कर दूंगा। तो एटलीस्ट जब आप रिवाइज करोगे ईओबी बैच, मतलब आई नो, मतलब उसके बाद एग्जाम के लिए हार्डली अभी मंथ बचेगा, पर अगर आप खाली ग्रुप 2 दे रहे हो तो शायद एक 40 डेज बचेंगे, 45 डेज बचेंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो ग्रुप 2 बाद में आने वाला है आपका। तो कितना भी रहा, तो आई डू थिंक, और इवन ऑडिट में छुट्टी काफी हद तक है ओके, अपने लिए 4-5 छुट्टी मिल गई, अभी ऑडिट में अपने को 3-4 एक छुट्टी मिल गई है, तो ऑडिट बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है मालिक, मतलब वर्थ मतलब पूरा वसूल है भाई ऑडिट का पेपर, तो ये क्लियर है, गारंटी है। तो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, जिसके अंदर ये चार्ट्स में कैसे बने हुए ना, वो पूरे चार्ट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं उसको टाइपिंग भी चालू है, अगर मेरे जो मेरी टीम मेंबर है, जो मैडम है जो टाइपिंग करती है, अगर उनका पूरा टाइप होकर बजा था, पूरा चार्ट दे दूंगा 8 चैप्टर का, वॉल्यूम 1A 1B 1C के लिए हेडेक नहीं कर रहा मैं, तो 1A 1B का पूरा चार्ट हो जाएगा, जिससे आपको चार्ट से जस्ट रिवाइज करना, मतलब आपको स्ट्रक्चर बैठाने का। तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ईओबी में, तो आपने देखा होगा पिछले चैप्टर्स में भी, मैं चाह रहा हूं कि आप चार्ट्स विजुअलाइज करो।
तो व्हाट इज माय एजेंडा, मतलब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ चार्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जब अभी प्लानिंग भी पढ़ रहे हो कोई भी चार्ट्स को विजुअलाइज करो जिससे आप वो इजीली याद रख पाओगे, क्योंकि ये बहुत सारा पोर्शन है, बहुत सारा पोर्शन मतलब कम्बरसम पोर्शन है, कंफ्यूजिंग कर देता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए तो सर सबसे पहले मैंने आपको प्लानिंग लेके गया और प्लानिंग में सबसे पहला आंसर बना दिया बेनिफिट्स आपके लिए। आई होप बेनिफिट्स क्लियर थे। इसके बाद मैंने प्लानिंग के फैक्टर्स आपको समझाया है, पर ये फैक्टर्स थे बिफोर आरएपी। आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर। और ये आफ्टर आरएपी के स्ट्रैटेजी के साथ में फैक्टर्स दिए है, जिसको नाम प्लानिंग नहीं दिया है, नाम स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पता है जिधर जिधर स्ट्रैटेजी वर्ड है उधर प्लानिंग वर्ड भी आएगा मालिक, जिधर जिधर स्ट्रैटेजी वर्ड है उधर उधर प्लानिंग वर्ड भी आएगा। आई होप क्लियर है मालिक, ठीक है। अब ये चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वापस अपने पेज पे आ जाते हैं, फिर चार्ट्स में मैं आपको वापस लेके जाऊंगा। 3.2 पेज पे आ जाइए, 3.2 पे। ओके, अब ये कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस की हुई है प्लानिंग में क्या क्या है, तो कुछ चीजें ओके प्लानिंग में। अच्छा मेरे को बताओ लॉजिकली प्लानिंग में क्या हमें लीगल नॉलेज भी होना जरूरी है? आंसर इज यस, ताकि अपने को समझे कि भाई यार प्लानिंग क्या क्या सीन है, ओके कौन से लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मेनली ये है प्लानिंग इज नॉट सेपरेट और डिक्रीजिंग फेज ऑफ एन ऑडिट. It is to be viewed as a continual and repetitive process. It is a continuous process that begins with completion of previous audit and continues till completion of current audit engagement. Make sure आप ये चीज समझ रहे हो। आप वैसे ट्रू एंड फॉल्स आए या ट्रू एंड फॉल्स ना आए, देखो मॉड्यूल में ट्रू एंड फॉल्स इंक्लूडेड है, ठीक है, वो एमटीपी में नहीं आया, पर मेरे को ऐसा लगता है अभी भी मेरा मतलब मैंने सब एनालाइज किया है, मेरे को लगता है अगर उन्होंने मॉड्यूल में दिया है ट्रू एंड फॉल्स तो हो सकता है 1% चांस है कि ट्रू एंड फॉल्स आ जाए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन 1% चांस है। तो अगर उसमें कुछ आया तो शायद ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट का एलिजिबल कैंडिडेट है कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिगिंस विथ या एमसीक्यू है begins with completion of previous audit and continues till the completion of current audit. यानी शुरुआत कब होता है? जब पिछला ऑडिट खत्म होता है, और अंत कब होता है? जब करंट ऑडिट खत्म होता है। तो एक प्लानिंग फेज आप समझ लेना। तो कभी मैंने बोला प्लानिंग स्टार्ट कब होता है, तो प्लानिंग स्टार्ट कब होता है? प्लानिंग स्टार्ट कब होता है? एमसीक्यू है या ट्रू एंड फॉल्स? प्लानिंग स्टार्ट कब होता है? एंड ऑफ प्रीवियस ऑडिट। और प्लानिंग एंड कब होता है? एंड ऑफ करंट ऑडिट। आई होप क्लियर है, आई होप ये एलडीआर मार्क कर देना, ठीक है। क्या प्लानिंग खाली इंगेजमेंट पार्टनर ने करनी चाहिए या टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में? क्या प्लानिंग में टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? एवरीबॉडी एग्री? यस, बस वही पॉइंट दिया हुआ है। द इंगेजमेंट पार्टनर एंड की मेंबर्स शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ओके, इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन अमंग द टीम मेंबर्स, ठीक है मालिक। अच्छा, क्या हमने प्लानिंग मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए? आंसर इज यस, लेकिन याद रखना इतना भी मत डिस्कस करने का कि करना कि मैनेजमेंट को पूरा पता चल जाए कि तुम करने क्या वाले हो और मैनेजमेंट सतर्क हो जाए। प्लानिंग क्यों डिस्कस करना चाहिए? शायद कोई डिबेट करेगा, सर व्हाई शुड वी डिस्कस अबाउट प्लानिंग विद मैनेजमेंट। अब मेरे को बताइए, अगर आपने प्लानिंग किया और आपने सोचा कि भाई जुलाई में जाएंगे, 10 जुलाई को हम पहुंचेंगे फैक्ट्री में, और इमेजिन करो वो 10 जुलाई से फैक्ट्री बंद है, ओके, कुछ कारण 10 से लेकर 20 तक फैक्ट्री बंद है, और आप उस दिन पहुंच गए, सरप्राइज तेरी तो लग गई, कोई भी नहीं है, अबे चोमू लग जाएगी ना तेरी। इसीलिए प्लानिंग का बेसिक जिक्र मैंने मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए कि भाई इस दिन मैं ये फैक्ट्री विजिट करूंगा, इस दिन ये फैक्ट्री विजिट करूंगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि छुट्टी होगी तो उस टाइम पे कौन स्टाफ होगा, कौन अटेंड करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ डिफाइन किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक। तो डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट मतलब मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट एंटिटी के साथ में। The auditor may decide to discuss the elements of planning with entities management to facilitate conduct and management of audit engagement. When discussion matters include the overall audit strategy or audit plan, care is required in order to not to compromise the effectiveness of audit. कितना भी कर लो भाई, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट लगनी नहीं चाहिए मालिक, लगनी नहीं चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर? ओ भाई साहब क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लैरिटी है, ठीक है, बढ़िया। तो अब यहां पर देखो फैक्टर्स जब मैंने समझाया, इसके बाद मैंने 2 बताया। डिस्कशन, डिस्कशन आपके साथ 2 पॉइंट का किया हुआ है। डिस्कशन मैंने इंगेजमेंट टीम के साथ किया हुआ है और डिस्कशन मैनेजमेंट टीम के साथ किया हुआ है। परफेक्ट एवरीबडी, आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर, ठीक है। तो प्लानिंग का पहला क्वेश्चन हुआ बेनिफिट्स, प्लानिंग का दूसरा क्वेश्चन हुआ फैक्टर्स बिफोर आरईपी, तीसरा क्वेश्चन हुआ डिस्कशन, चौथा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं प्लानिंग प्रोसेस समझाइए। क्या समझाइए मालिक? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। प्लानिंग प्रोसेस समझाइए। क्या बोला मैंने? प्लानिंग प्रोसेस समझाइए। एवरीबडी विथ मी, प्लानिंग प्रोसेस समझाइए। तो प्लानिंग प्रोसेस में याद रखना 2 प्रोसेस होंगे। सर कौन से 2 प्रोसेस होंगे प्लानिंग में? ओ माय गॉड, समझ में आया?
प्लानिंग में दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस कौन सा है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, प्लानिंग एक्टिविटी। तोड़ 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 झेपा गया। तो प्लानिंग प्रोसेस में दो है, कौन से दो है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटी। अब मेरे को बता, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट अपन खत्म कर चुके हैं, कितने हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में कितने हैं, फटफट आंसर चाहिए, 3, परफेक्ट, 1 2 3 क्लोज। ये रीड करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करिए, ये सब पढ़ चुके हैं अपन पहले वाले चैप्टर में, याद आया। और प्लानिंग में कितने हैं, प्लानिंग में कौन से, प्लानिंग में कौन से दो है, प्लानिंग में दो है, दो याद आया, दो, ओ माय गॉड, दो कौन से, नाम बताइए। परफेक्ट, स्ट्रैटेजी एंड प्लान। अबे ये भी तो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आपके साथ। तोड़ मैन, आई डू थिंक, आई होप, मतलब आपको समझ में आया होप, हाँ मैं खुद आई होप सबको समझ में आया तोड़ मालिक। तो अगर मैंने आपको बोला प्लानिंग प्रोसेस बताइए तो कितना आंसर लिखोगे, द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विल बी इंक्लूडेड इन, ओके, फर्स्ट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, दूसरा पॉइंट इज प्लानिंग एक्टिविटी, जिसमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के 3 पॉइंट है जो अपन डिस्कस हो चुके हैं, और इसी को एक्सप्लेन किया है वापस अगले पेज पे, जिसको मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं पहले वाले चैप्टर। अगर आप देखोगे तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के 3 पॉइंट है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। तो ये आपको रीड करना तो करो, नहीं तो इग्नोर करना तो करो। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के लिए सर क्या इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप रीड करोगे तो ये सब मैं पता चुका हूं। इंटीग्रिटी है, पिछले वाले पॉइंट पे है, खाली बस एक चीज याद रखना, क्या हम जब पहले बार ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, क्या पिछले वाले ऑडिटर से एनओसी लेते हैं? एनओसी मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आई होप सबको मालूम होगा, बस ये एक एडिशनल पॉइंट आपको समझ में आएगा इधर, जो पिछले वाले इस पॉइंट में नहीं था, बाकी तो सब चीजें सेम है। दैट्स इट। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी यहां पर खत्म होती है। अब आती है प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में मेरे को बताओ कितनी एक्टिविटी, 2, एक है स्ट्रेटजी बनाओ, दूसरा है डेवलपिंग प्लान। अब मेरे को बताओ स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी क्यों असिस्ट करती है ऑडिटर को, ये भी हो गया अपना क्लियर, स्ट्रेटजी असिस्ट क्यों करती, हो गया क्लियर, परफेक्ट। अब क्वेश्चन आता है सर फैक्टर्स कितने स्ट्रेटजी बनाते वक्त, 5, तो ऊपर 4 पॉइंट और इधर 5 पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब ये 5 पॉइंट के अंदर खुद के पॉइंट्स है। तो मैंने क्या बोला था, ये 5 पॉइंट में से कौन से कितने क्वेश्चन आप अच्छे से रखोगे, 3.6 में मार्क करते हो कितने क्वेश्चन मैंने बोले थे अच्छे से ध्यान रखोगे, कितने क्वेश्चन ध्यान रखोगे, 3, 4 नहीं बेटा, 3 खाली, ये 3 ना, ये 3 अपने इसमें, बाकी लास्ट 2 पंचायती है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 3 पॉइंट में कंटेंट है अपने पास। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? हाँ या ना बताइए मालिक। तोड़, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट डन है अपना। अभी हार्डली एक 15 मिनट का होगा जो लास्ट में प्लानिंग की पंचायती डिस्कस करनी है, बाकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी तोड़ खत्म है। अगर आपको समझा तो, नहीं समझा तो तोड़ खत्म ही है, नहीं समझा तो वैसे ही तोड़ खत्म है। ठीक है, अब ये 3 को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, 3.4 पेज पे आइए। ओके, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन ए स्कोप। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, ये है। अब सर सवाल क्या पढ़ रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं एंगेजमेंट के। तो ये सवाल कैसे आएगा उसके ऊपर 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। आपको सबसे पहले मेरे को बताओ, ओके मेरे को बताओ ये आंसर में आना है तो इसके लिए पहला पॉइंट क्या दिखना चाहिए क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ये तो दिखना ही चाहिए, लेकिन खाली ये नहीं दिखना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट जनरल भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट जनरल भी हो सकता है, जनरली भी हो सकता है कोई दूसरे चैप्टर में। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट जब पूछूं तो इसके साथ में शब्द दिखना चाहिए, या तो प्लानिंग नहीं तो स्ट्रैटेजी, परफेक्ट। और इसके साथ में शब्द दिखना चाहिए फैक्टर्स। समझ में कुछ आया? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी आर, ओके, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। आई होप क्लियर है। इससे ज्यादा मैं इसमें पंचायती नहीं कर सकता, लेकिन लॉजिक समझा चुका हूं मैं मालिक। सर 4 कैरेक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट है, थोड़ी इजी आंसर है। सर क्या क्या है, पहला पॉइंट देख लीजिए, पंचायती आंसर है, चारों पॉइंट थोड़ी याद रख सकते हो मालिक। पहला पॉइंट क्या है, एएफआरएफ। कौन सा एएफआरएफ एप्लीकेबल है एंगेजमेंट को, ओके, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस है, इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तीसरा इनका इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ है क्या, इंडस्ट्री रेगुलेटर। सर इंडस्ट्री रेगुलेटर कौन होते हैं बेटा, इंडस्ट्री रेगुलेटर, अगर मैं बैंक हूं तो मेरा इंडस्ट्री रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं तो ओके आईआरडीए। एन एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट डिविडेंड्स ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, अगर प्रीवियस ऑडिट में कुछ मिला होगा तो ये काम है। तो कैरेक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट डिपेंड्स, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, तो कोई भी एंगेजमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, कितने पॉइंट है, 4, थोड़ी सी एएफआरएफ, नेचर,
ओके, इंडस्ट्री रिपोर्टिंग, इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ रिपोर्टिंग एंड प्रीवियस ऑडिट से कुछ एविडेंस। तोड़ना मालिक, डन मालिक, डन। ओके, अच्छा ये सब फैक्टर्स कब देख रहे हैं अपन, ये सब फैक्टर्स कब देख रहे हैं मालिक, ये फैक्टर्स कब देख रहे हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर ऑफ एंगेजमेंट, पर ये कैरेक्टर ऑफ एंगेजमेंट कब देख रहे हैं? प्लानिंग करते वक्त, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, परफेक्ट। दूसरा, वापस अब मेरे को बताओ, दूसरा क्वेश्चन चालू रहा है, असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट। अब मेरे को बताओ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट देखना है, तो ये कब देखना है? प्लान, प्लान वर्ड आना चाहिए, स्ट्रैटेजी वर्ड आनी चाहिए। ओके, मुझे टाइमिंग ऑफ ऑडिट डिसाइड करना है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पता करना है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? तोड़ दीजिए मालिक। ओके सर, सम ऑफ द इंस्टेंसेस गिवन, एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग पहला वर्ड। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑफ डिस्कसिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क, कैसे आप काम करने वाले हो। तीसरा, डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट विद एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड रिपोर्ट्स, टाइप्स एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट पॉइंट, एनटी ऑफ कम्युनिकेशंस। यानी आप देखो कम्युनिकेशन की बात चल रही है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं मैनेजमेंट को कब कब रिपोर्ट करूंगा। एग्जांपल, इंटरिम रिव्यू होगा तो मेरे हर क्वार्टर में रिपोर्ट जाएगी। ओके, अगर मेरे को हर कुछ सेबी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी हर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। मेरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कब है, ये डिस्कस किया जा रहा है। मेरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कब है, ये डिस्कस किया जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। मेरी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कब है, ये डिस्कस किया जा रहा है। तो सर सबसे पहला टाइम टेबल पता करो। दूसरा, एनटीई क्या पता करो, ऑडिट वर्क का। तीसरा, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कब कब चाहिए। चौथा, कम्युनिकेशन क्या एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट के साथ। और नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। ओके, एंगेजमेंट टीम आपस में नेचर एंड टाइमिंग क्या होगा कम्युनिकेशन का। यानी सपोज आर्टिकल काम पे गया, वो कब कम्युनिकेट करेगा मुझसे। ओके, ये पॉइंट आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान रख लेना, ऊपर के 4 पॉइंट ध्यान रख लेना। आगे वाले इसमें ओके एकदम सिंपल पॉइंट है। ओके, कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। वापस सवाल आता है सर, सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। तो अब मेरे को एक चीज, अच्छा एक रिकॉल करके बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त मुझे असिस्ट किस में करेगी, कितने पॉइंट। स्ट्रैटेजी किस में असिस्ट करती है मुझे? 5 पॉइंट नहीं है बेटा, 4। स्ट्रैटेजी असिस्ट किस में करती है। और मेरा क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स बताओ, कितने पॉइंट है? 5। दोनों में फर्क समझ में अब क्लियर है ना। अब मैं सवाल बोल रहा हूं, ओके मेरे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कौन से एरिया में जाने चाहिए, कौन से एरिया में जाने चाहिए। क्या ये जजमेंट वाला एरिया ना, 20 to 80 याद आया। तो उस टाइम पे क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए, क्या फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई फैक्टर्स ये है, क्यों फैक्टर्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या है, अदर सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो अगर थोड़ा सा वर्ड लगाओगे ना, सिग्निफिकेंट वर्ड लगा दो, सब में आंसर में सिग्निफिकेंट लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट वर्ड है। अब सिग्निफिकेंट पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो आपका काम ज्यादा होगा ना रे। फिर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट। खत्म ना आंसर, सिग्निफिकेंट 4 पॉइंट खत्म, दैट्स इट। एवरीबॉडी क्लियर। ओके, अब इसके बाद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये इग्नोर करिए। ओके, ये दो मतलब ये अपन कर चुके थे, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट and the manner in which auditor emphasized to engagement team member the need to maintain questioning mind. Okay, यानी अगर आपको याद होगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म खत्म। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट यूज करके अपन क्या देखेंगे। लास्ट पॉइंट है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या चाहिए। अभी ये तो पढ़ चुके थे भाई, हमें रिसोर्स कैसा चाहिए, कौन जिधर 20 पॉइंट है उधर मोर रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। 280 है जिधर रिसोर्स कम लगाएंगे, लेस टाइम लगाएंगे। भारत माता की जय। That's it. Okay, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है when we are discussing about strategy। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी की पूरी कहानी समझी मालिक। तो ये लोग बोलते हैं प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 चीज होती है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाना होता है, उसके बाद प्लान बनाना होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे घाई मत करना, मेरे क्वेश्चन की लिस्ट बना दो। ये क्वेश्चन की लिस्ट है। तो मेरे को प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है तो तीनों लिखना है, याद है ये रहेगा। ओके, अब प्लानिंग आया तो प्लानिंग में अपन ने स्ट्रैटेजी पहले खत्म किया है, यानी अभी तक में स्ट्रैटेजी है। अब स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या खत्म किया है, स्ट्रैटेजी असिस्ट किस में करती है। दूसरा, स्ट्रैटेजी के फैक्टर्स, समझा मालिक। स्ट्रैटेजी किस में असिस्ट करती है बेटा, स्ट्रैटेजी किस में असिस्ट करती है, 4 चीजें। एवरीबॉडी क्लियर। सर फैक्टर्स कितने हैं, 5 ये फैक्टर्स है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 फैक्टर्स के अपनी अपनी औकात के इंडिविजुअल क्वेश्चन।
आई होप क्लियर है तीनों क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पे ध्यान रखना, 5 पे आ सकते हैं लेकिन 4th और 5th छोड़ दीजिए। 3 कौन से है? सबसे पहला पॉइंट ओके आपके लिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेगा, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट ओके जो है जो प्रोफेशनल जजमेंट होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की लिस्ट क्लियर, ठीक है, बस ये प्रोसेस है। और लास्ट अब ये बता रहा हूं मैं प्लान क्या बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन है ओके आपका अगला आंसर आता है कंटेंट ऑफ प्लान क्या है, कंटेंट ऑफ प्लान क्या होगा। तो कंटेंट ऑफ प्लान याद रखना 3 ही पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होगा प्लान का कंटेंट आरएपी होगा, फिर एफएपी होगा और अदर प्रोसीजर्स होंगे। 3 प्रोसीजर्स है आपके लिए। 3 प्रोसीजर्स कौन से? आरएपी, एफएपी एंड अदर्स। तो कंटेंट ऑफ प्लान अगले पेज पे आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी आंसर है सर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, क्या ऑडिट प्लान बनाना चाहिए हमने? आंसर इज यस। अरे वही तो बी वाला पार्ट है, प्लान बनाओ। प्लान बनाते वक्त 3 चाहिए, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विद एसए। तो मेरे को बताओ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? ये बोलता है एसए 315। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ये कौन बोलता है? ये एसए 330 बोलते हैं बेटा। And last, okay, the other planned procedures, okay, as required by SA, it may happen 510, शायद आपने सुना हो 510, okay, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना, okay, something like that। ये पॉइंट है, ये अपन कमिंग वीक में क्लोज करेंगे। लास्ट चैप्टर रहेगा अपना वो, मतलब जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे अपने। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है अगर ऑडिट प्लान बनता है तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान है, तो मेरे को बताओ अगर ऑडिट प्लान बोल रहा हूं तो मेरे पास कोई शीट नहीं है, चलो ये मैं बताता हूं। देखो सपोज मैं आपको बोलता हूं ये ऑडिट प्लान है बेटा, ये ऑडिट प्लान है, तो मेरे को पहला पेज खोला, दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, क्या मिलेगा मेरे अंदर? समझ में आया? पहला पेज खोलते ही मेरे को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, दूसरा पेज खोलते ही मेरे को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में पहला मिलेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा मिलेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा मेरे को मिलेगा दैट इज कॉल्ड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? बस इधर अपना पहला पोर्शन खत्म होता है विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट पार्ट। अभी तक प्लान खत्म नहीं हुआ है, वैसे प्लान का छोटा सा हिस्सा बच्चा पर इजी आंसर्स है जो मेरे ख्याल से टेक्निकली आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा पहला पॉइंट, प्लान पहले बनेगा या स्टडी पहले बनेगी? कोई भी ऐसा कोई भी फेज नहीं है जिसमें प्लान पहले होगा स्टडी पहले होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या प्लानिंग बनाना, अच्छा प्लान किसके साथ डिस्कस किया जा सकता है? प्लान किसके साथ डिस्कस किया जा सकता है मालिक? प्लान किसके साथ डिस्कस किया जा सकता है? प्लान किसके साथ डिस्कस किया जा सकता है बेटा? मैनेजमेंट के साथ। और क्या अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता? बताया ना स्टार्टिंग में आंसर। तो मेरे को बताओ फिर क्या प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट टीम की हो सकती है? क्या प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की हो सकती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होगी? प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। बात खत्म। एवरीबॉडी आई डू थिंक क्लियर है? दैट्स इट। ओके, ये आपका अगला पड़ा हुआ है भाई। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अच्छा क्या प्लानिंग में चेंजेस हो सकते हैं? यस, अगर प्लान में चेंजेस हुए क्या स्टडी में चेंज हो सकता है? आंसर इज यस। अच्छा, क्या स्टडी में चेंजेस हो सकते हैं? आंसर इज यस। क्या उससे प्लान में चेंज हो सकता है? आंसर इज यस। आगे के 3 कॉन्सेप्ट इस पंचायती कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आगे और एक सवाल अपने पास आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। मां कसम फैक्टर्स मर जाएंगे फैक्टर्स की लिस्ट में। अगला सवाल है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डीएसआर। मुझे बताओ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, ओके, ये ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, ओके, ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ज्यादा या कम? क्या भाई आंसर डिपेंड्स, वही डिपेंड्स की लिस्ट देखनी है। अच्छा मेरे को बताओ एटी एकेडमी जो अपनी क्लास है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, एचयूएल, किसमें डीएसआर ज्यादा करोगे? एचयूएल टेक्निकल आंसर है ना भाई। ओके, सेकंड मेरे को बताओ 280-20 किसमें डीएसआर ज्यादा करोगे? तो मेरे को बताओ किसमें डीएसआर ज्यादा करोगे मालिक? 20 में डीएसआर ज्यादा करोगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड। अच्छा मेरे को बताओ ओके, सीए का काम और आर्टिकल का काम कौन सा रिव्यू ज्यादा करोगे? सीए का काम या आर्टिकल का काम कौन सा रिव्यू ज्यादा करोगे? आर्टिकल का। बस खत्म ना, आंसर वही, तो वही खत्म हो गया 4 पॉइंट, दैट्स इट। तो नेवरदलेस आगे सब खाली अपने को 3rd, 4th, 5th, 6th ये पढ़ने और 7th ये स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन, एंड ऑफ द स्टैंडर्ड 300, उसके बाद बचता है प्रोग्राम।
दैट्स इट। तो पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आई होप द पूरा आपके दिमाग में पिक्चर तोड़ तैयार होगा अभी। 300 का माँ कसम तोड़ पिक्चर होना चाहिए भाई साहब। सबसे पहला पॉइंट, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ओके, पहला पॉइंट, ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स broad overall approach to the audits, whereas audit plan address the various matters identified in overall strategy. Audit strategy determines scope, timing, direction of audit. Audit plan describe how strategy is going to be implemented. The audit plan is more detailed than overall audit strategy that includes nature, timing, extent of audit procedure to be performed by engagement team members. Planning for this audit procedure takes place over course of audit as audit plan engagement develops. The establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process. I hope clear है, but are closely interrelated since changes in one may result consequently changes to another. भारत माता की जय। क्लियर मालिक? बढ़िया। Overall audit strategy and audit plan, the auditor's responsibility. The overall audit strategy and audit plan remains the auditor's responsibility. It is auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and developing audit plan. However, as discussed earlier, auditor may discuss the elements of planning with entity management without compromising effectiveness of audit. Changes to planning decisions during the course of audit. बताइए क्या क्या प्लानिंग डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं? The auditor shall update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course. As a result of unexpected events, कुछ events आ गए, changes in condition, audit evidence obtained from the result of audit procedure, यानी अभी अपने को प्रोसीजर करके कुछ ऑडिट एविडेंस मिले जिसपे अपने को डाउट आ गया, तो वो 280 में था, अभी मुझे उसके एविडेंस लिया तो साला डाउट आ गया, वो 280 से मैंने 20 वाले कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया. The auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan and thereby resulting plan, nature, timing, extent of further audit procedures based on revised consideration. वापस revised consideration रिवाइज करोगे आप. हाँ, ये आंसर आ गया आपका वापस. ओके, फैक्टर्स. The nature, timing, extent of DSR depends on factors. How many factors are there? 4. भारत माता की जय, बहुत इजी है. Size and complexity of audit. इसका एग्जांपल HUL वाला, HUL and AT Academy. Area of audit, कवरेज कितना करना है. Assessed RMM 280-20 वाला पॉइंट. कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, CA एंड आर्टिकल का पॉइंट. 4 पॉइंट, दैट्स इट. ओके, तोड़ इजी है मालिक. भारत माता की जय. तोड़ मालिक. एवरीबॉडी क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन. क्या ये स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट बनेगा? ये स्टैंडर्ड के आउटकम से डॉक्यूमेंट्स बनाना जरूरी है? आंसर इज यस. सर डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे अपन वो कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट जो बनेगा स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड 300 का जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें 3 चीजें बनेगी. पहला बनेगा स्ट्रैटेजी, दूसरा बनेगा प्लान और तीसरा उसमें कुछ चेंजेस आए. दैट्स इट. तो 3 पॉइंट क्या क्या बनेंगे? द ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, ये स्टैंडर्ड होने के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा उसको डॉक्यूमेंट करेगा, प्लान बनाएगा उसको डॉक्यूमेंट करेगा, और चेंजेस कुछ हुए ओके जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ या प्लान में चेंज हुआ और उसके रीजन क्या थे वो डालने हैं आपको. याद रखिए ये डॉक्यूमेंटेशन होने जरूरी है. ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हुए तो ही मैं बोल सकता हूं कि भाई स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हुआ है. अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुए तो मालिक स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कैसे माना जाएगा? तो स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है. भारत माता की जय. तोड़ क्लियर मालिक? आई होप थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड. मैं आपको बता रहा हूं यहां तक तो तोड़ अच्छे से करके जाइए, मतलब ये तो श्योर शॉट है बॉस. और अगर आप देखोगे ना ये छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब आपको बस टेक्निकली कंपिटेंट होना है कि टेक्निकल कंसेप्ट है. इधर का लिंक उधर, उधर का लिंक इधर, इधर का लिंक इधर. ओके देन आई होप मतलब अपन ने टेक्निकली समझा. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको एनहांस करूं तो इसमें अपन ने क्या देखा? अपन ने और आगे क्या देखा? इसके आगे प्लानिंग के इसमें, और ये आंसर चार्ट एंड हो जाएगा प्लानिंग का. हमने देखा रिलेशनशिप ओके किसके बीच में? ओके मेरे और मेरी बीवी के नहीं रही. रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान. वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप बिटवीन मेरे और मेरी बीवी का सेम ही है. मेरी बीवी स्ट्रैटेजी है, मैं उसका प्लान हूं. देखो शादी होने के पहले मेरा प्लानिंग था, समझ में आया? प्लानिंग के बाद शादी हो गई, शादी के बाद स्ट्रैटेजी बन गई. अब वो स्ट्रैटेजी बनाती है, रिसोर्स किधर लगाना क्या लगाना चुपचाप मैं एक्सेप्ट करता हूं, प्लान बनाता हूं. एक्चुअली ये डिस्क्रीट फेजेस होना चाहिए. शादी के बाद डिस्क्रीट फेज हो जाता है, पहले स्ट्रैटेजी चेंज होती है. कभी भी कभी मैडम बोलेगी वो चेंज होता है मालिक. सच्ची बोल रहा हूं. अभी तो मैडम वैसे भी मैं ऐसे लेक्चर का ऐसा डिस्कशन होता है सटकी हुई रहती मैडम की. मैडम बोलती है क्या यार मतलब तू मतलब वो उनका कहना है कि भाई तू अभी मरवाएगा गले की और बाद में हमको पूरा बिठाएगा तेरे सेवा करने में. तो मैं बोला ठीक है भाई
शादी की है, वादा किया है, निभाना पड़ेगा। फर्ज है तेरा, वो फर्ज है तेरा, वो नहीं, वो कर्ज है तेरा, मैं चुकाऊंगा। वो फर्ज है तेरा, मैं चुकाऊंगा। भाई होता है, अरे बात शादी के बाद बहुत गड़बड़ होती है भाई, बहुत सोच समझ के आदमी ने शादी करनी चाहिए भाई, सच्ची में बता रहा हूं। बहुत स्ट्रेस, मतलब साला आदमी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता रे। रिलेशनशिप होगी गड़बड़, रिलेशनशिप। अगला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसके बाद चेंजेस हो सकता है क्या? आंसर इज यस। और उसके बाद डीएसआर के फैक्टर्स, याद है ना डीएसआर के फैक्टर्स। एंड लास्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजें अपने खत्म की है मालिक। आई होप ये चार्ट आपके दिमाग में तोड़ क्लियर है और ये आपको समझ में आ चुका है। एनी डाउट इधर तक मालिक? कोई दिक्कत नहीं है मालिक? परफेक्ट, ओके। तो अपन ने ये खत्म किया। अब बारी आती है लास्ट पोर्शन जो बचा हुआ इस चैप्टर का, वो है प्रोग्राम। सर प्रोग्राम होता क्या है? देखिए, प्लान बना दिया कि अच्छा मेरे को बताओ रिसोर्स किधर लगाएंगे, वो किधर डिसाइड हुआ? सीए लगाना है या सीएस लगाना है, तो बताओ किधर डिसाइड हुआ? अच्छा सीए लगाना, आर्टिकल लगाना, किधर डिसाइड हुआ? स्ट्रैटेजी में। परफेक्ट। अब वो इस महीने काम आएगा, जून में आएगा और जून में काम करेगा, ये भी किस में डिसाइड हुआ? वो जून में आएगा, स्ट्रैटेजी में डिसाइड हुआ। परफेक्ट। अब जून में वो कितने दिन आएगा, कौन से दिन में कौन से एरिया चेक करेगा, ये किस में लिखा होगा? अब ये प्लान का हिस्सा है, अब समझ लेना। ये प्लान का हिस्सा है कि 15 दिन आएगा, 15 दिन में से वो 3-4 दिन में ये काम करना चाहिए, 5-6 दिन में ये काम करना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने मेरी बैच ज्वाइन की, दैट इज स्ट्रैटेजी। बैच के अभी 15 दिन का पॉइंट है, ये 15 दिन ऐसे ऐसे आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड प्लान। और हर एक कंटेंट में क्या करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। एग्जाम्पल, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालता हूं कि भाई आज का लेक्चर में ये पढ़ेंगे अपन, मेरे को बताओ ये क्या है? आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे, ये क्या है? ये प्रोग्राम है। अब मैंने आपको बताया कि अपन अगले हफ्ते तक पूरा कोशिश कर लेंगे खत्म करने की, जैसे रोज लेंगे डिपेंडिंग ऑन सिन। ये अभी इसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। किस्मत अच्छी है, और मैं आपको लकीली सही में बता रहा हूं, मतलब इट्स लक दैट पूरी वोकल कॉर्ड की लग नहीं गई, यानी वो बहुत सारी गांठें नहीं आई, नहीं तो बैच तो 100% मतलब कैंसिल, ऑप्शन ही नहीं होता, आवाज ही नहीं आती। क्या कर सकता था मैं? नो प्रॉब्लम, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है पर समझ में सब आ रहा है ना मालिक। तो अब मेरे को बताओ, ओके थोड़ा टेक्निकली समझो। अभी जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट एक अपन 7-8 एक लेक्चर में खत्म करेंगे, 8 से 10 मतलब नंबर हॉर्स, जैसे 2 घंटा 3 घंटा, जैसे डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो मेरे को बताओ ये क्या है? ये प्लान है। अब इस 2 घंटे के अंदर क्या करेंगे, 2 घंटे के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्या करने वाले हो आप, ये होता है प्रोग्राम। स्ट्रैटेजी नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी इज बैच ज्वाइन करना कि नहीं करना, स्ट्रैटेजी इज बैच ज्वाइन करना कि नहीं करना। ओके समझ में आया? ओके अब मैंने आपको आज मेरे को बताया, आज मैंने जब मैसेज डाला तो मैंने बोला चैप्टर 3 अपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो मेरे को बताया ये क्या था? ये प्लान थोड़ा ना था, प्लान तो मैंने आज बैच लेना, ये प्लान का हिस्सा था। मैंने भी प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम किसके लिए होता है मालिक? प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर द आर्टिकल्स। प्रोग्राम होता है ओके व्हाट आर द सीरीज, कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है ना? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, कान खुले, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, क्या वेरीफाई करूंगा, क्या वेरीफाई करूंगा, क्या वेरीफाई करूंगा, टू बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी टू ऑब्टेन, कान खुले, टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मैंने वर्ड नहीं बोला, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, वापस बोल रहा हूं। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी, okay, for purpose of obtaining sufficient evidence, for the purpose of obtaining sufficient evidence, for the purpose of obtaining sufficient evidence, sufficient appropriate नहीं बोला, sufficient number quantity। यानी प्रोग्राम में लिखा जाएगा कि भाई तू इधर ये करना, एक काम करना, इधर का ये डॉक्यूमेंट लेना, ये डॉक्यूमेंट लेके इतने पॉइंट बना, इधर ये इंक्वायरी करना, वेरिफिकेशन प्रोसीजर बताया, इधर इंस्पेक्शन करना, इधर इतने ये पॉइंट काम करना, और इधर 10 आइटम के लिए करना। एप्रोप्रिएट, रिलायबिलिटी यू विल कम टू नो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस।
यहाँ पर प्रोग्राम में सफिशिएंसी के बारे में बताया जाता है। एग्जांपल सपोज ओके, यहाँ पर अब वैष्णवी जा रही है मेरे क्लाइंट के पास, वैष्णवी को बोल रहा हूँ, या निकिता जा रही है, अभी आप वैष्णवी और निकिता दोनों क्लाइंट के पास जा रही है, अब इनको क्या लेना है यही नहीं पता है। तो मैंने निकिता को और वैष्णवी को, निकिता को बोला मैडम आप फिक्स एसेट का काम करोगे, फिक्स एसेट में ना आप एग्रीमेंट की कॉपी लोगे, 10 फिक्स एसेट है, 6 फिक्स एसेट की एग्रीमेंट की कॉपी लेके आओगे। वैष्णवी चेकिंग कैश बैलेंस, कैश वाला पॉइंट, वैष्णवी को बोला मैंने कैश के वाउचर्स चेक करना, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक से विड्रॉ किया, इसका पूरा चेक करना, ये सब लिखा होगा प्रोग्राम में। कैश चेक करना जुलाई में है, कैश को चेक करना दिसंबर में है, कैश को चेक करना मार्च में है, ये लिखा होगा प्लान में। कैश में क्या चेक करना ये लिखा होगा प्रोग्राम में। आई होप क्लियर है मालिक। वापस प्रोग्राम का डेफिनेशन बताओ, हाईलाइट करो बुक में जाके, सीरीज ऑफ वेरिएशन प्रोसीजर, रिपीट करो मेरे पीछे। पेज नंबर प्रोग्राम का कौन सा है, पेज नंबर 3.10। Audit program consists of series of verification procedure to be applied to financial statement and accounts of given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable auditor to express an informed opinion। समझ में आया? मेनली सफिशिएंट, ये कीवर्ड याद रख लेना। पहला पॉइंट है सीरीज वेरिफिकेशन प्रोसीजर, कहां पर लगाया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके, अकाउंट्स भी है साथ में। गिवन एंटिटी फॉर पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस, जिसकी वजह से ऑडिटर क्या दे पाएगा, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो सर देखा जाए तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रोग्राम भी प्लान ही है? यस, प्रोग्राम भी प्लान ही है, लेकिन डिटेल प्लान है। तो इन अदर वर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, दैट्स इट। ओके, आई होप द प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन। आई होप प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यस और नो, टेल मी पंडर लोग। कॉन्सेप्ट समझा क्या? उसके बाद फिर मैं इसके आंसर में जा सकता हूं। और प्रोग्राम को प्लान के साथ मिक्स मत करो, उसके आंसर्स कंफ्यूजिंग थे, मैंने क्लियर कर दिया। और मेरे ख्याल से अभी सबको क्लियर है कि प्लान और स्टडी में डिफरेंस। और अच्छा मेरे को बताओ, जब भी मैं प्लान बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? खाली प्लान आना चाहिए, प्लान स्टडी दोनों आनी चाहिए? दोनों आनी चाहिए, समझा? प्रोग्राम मत डालना, प्रोग्राम सेपरेट कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सेपरेट है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लिंक नहीं हो सकता मालिक। आई होप क्लियर मालिक। बढ़िया, आगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन, मेरे को बताओ, मेरे पास अलग अलग तरह के क्लाइंट है, क्या सबके लिए प्रोग्राम एक जैसा बनना चाहिए, अलग अलग बनना चाहिए? दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, इवॉल्विंग वन प्रोग्राम, ओके, नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस, दैट्स इट, अलग अलग होना चाहिए। पैराग्राफ है, अभी ये क्वेश्चन आए तो इसके हिसाब से आपको फैक्टर्स लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, दैट्स इट। बिजनेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। Work which is suitable to one business may not be suitable to others. Efficiency, operation of internal control, and the exact nature of the services to be rendered by auditor are other factors that vary from assignment to assignment. इतना रट लो पहले 4 लाइन, जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोग्राम काम नहीं आता है। On account of such variation, evolving one program to all business is not practicable. However, it becomes necessity to specify in detail audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement and any special matter or specific situation can be taken care of. भारत माता की जय। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम किसको दिया जाएगा? अच्छा प्रोग्राम बनाएगा कौन? एंगेजमेंट टीम मेंबर बनाएगा या जो मैनेजर्स है वो बनाएंगे? और इसको फॉलो कौन करेगा? इसको असिस्टेंट फॉलो करेंगे। असिस्टेंट मतलब आर्टिकल्स या लोअर लेवल स्टाफ जो एक्चुअली फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क मतलब जाते हैं एविडेंस लेते हैं, ये लोग फॉलो करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है मालिक, ये एवरीबॉडी क्लियर? तो अब सवाल उठता है ओके, क्या ये लोग आग बंद करके सीधा प्रोग्राम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना चाहिए या ओके ओपन माइंड से जाना चाहिए? तो ये लोग आंसर देते हैं ओपन माइंड से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो हम एक ऑफिस में बैठ के कुछ चीजें बताते हैं, ऐसा हो सकता है वहां पर वो जाके वो अप्लाई ना हो सके या वो एविडेंस ना मिल सके, तो उस केस में जो भी असिस्टेंट होगा उसने अपना दिमाग लाना चाहिए और कौन सा दूसरा एविडेंस बेटर होगा वो डिसाइड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ओके जो असिस्टेंट है उसने ध्यान रखना चाहिए प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, यानी मेक श्योर ओके उसने स्ट्रक्चर तरीके से नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चर मतलब रिजिडिटी से नहीं करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रोग्राम के हिसाब से काम करे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज है, प्रोग्राम मतलब क्या था? प्लान था, डिटेल प्लान था। अगर प्लान के हिसाब से नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी ना मालिक। बस वही चीज डिस्कस की गई है।
आई होप थिंग्स आर क्लियर. तो सेकंड पॉइंट, ओपन माइंड से काम करने के लिए आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल मतलब असिस्टेंट. To start with, auditor having regard to the nature, size and composition of the business and dependability of internal control, the given scope of work should frame a program which should aim at providing for minimum essential work which may term to be a standard program. यानी वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना के रख देगा एक, जिसमें कम से कम ये लेके आना है आपको. जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, as experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take care of situations which were left out originally but were found relevant for the particular concern. Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to the unnecessary or irrelevant, it may be dropped. यानी जो ओपन माइंड से जाएगा उसको छोड़ सकता है, उसको लगता है यार अननेसेसरी नहीं है ये. The assistant engaged in job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. He should be instructed to note and report significant matter coming to his notice to his senior and to partners or proprietor of the firm engaged doing so the audit. ठीक है, तो ओपन माइंड से. तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम का पहला चार्ट का पॉइंट है, क्या एक ही प्रोग्राम सबके लिए बनना चाहिए? नहीं. क्या प्रोग्राम में जो काम करने वाला है क्या ओपन माइंड से जाना चाहिए? आंसर इज यस. अच्छा, क्या प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए क्या? आंसर इज यस. सर अगर प्रोग्राम रिव्यू नहीं किया तो क्या होगा? हो सकता है 2 साल पहले आपने जो प्रोग्राम बनाया था उसके जो प्रोसीजर थे ओके, उसके एविडेंस आज की डेट में वो वैलिड नहीं हो गए. एग्जांपल देता हूं. ओके, एग्जांपल आप एचडीएफसी बैंक का ऑडिट करते हो, एचडीएफसी का ऑडिट कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक का लिखो, सॉरी एचडीएफसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो. अब आपने लोन्स के ऑडिट किए, लोन्स में आपने कार लोन या दूसरे और सब लोन लिए. प्रॉपर्टी लोन एचडीएफसी बैंक नहीं देता था, एचडीएफसी करके एक सेपरेट एंटिटी थी, मालूम है ना, वो देता था. तो प्रॉपर्टी लोन आप कवर नहीं करते थे अपने प्रोग्राम में. अब एचडीएफसी ना एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गया है, अब एचडीएफसी बैंक खुद प्रॉपर्टी लोन देता है. अब मेरे को आप समझाइए, गिव मी ए गुड आंसर. मालिक सब लोग की आत्मा मेरे को तोड़ चाहिए इधर. गिव मी ए गुड आंसर. अब मेरे को आप समझाइए, क्या आपको लगता है क्या इधर वो 2 साल पहले वाला प्रोग्राम जो एचडीएफसी बैंक का है, क्या वो काम आएगा इधर? दैट्स इट. पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए और वो प्रोग्राम में क्या नया आया है क्या पुराना है वो सब करना चाहिए, कवर करना चाहिए. पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोग्राम. There should be periodic review of audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. Unless this is done, any change in business policy of client may not be adequately known. समझ में आया? कुछ पॉलिसी चेंज हो गया तो मालूम ही नहीं पड़ेगा. And consequently, audit work may be carried on the basis of obsolete program, पुराना program. And for this negligence, the whole audit may be held as negligently conducted, and the auditor may face legal consequences. Code of ethics. सीए फाइनल आओगे तो ग्रॉस नेग्लिजेंट के लिए आप गिल्टी हो मालिक. However, basic feature audit program not only list the task to be carried out, but also contain few relevant instruction like extent of checking, sampling plan, etc. So long as the program is not officially changed by principal, every assistant deputed on the job should unfailingly carry out the detailed work according to the instruction governing the work. जब तक चेंज नहीं किया है तब तक सारे असिस्टेंट उसी के हिसाब से काम करेंगे. Many persons believe that this brings an element of rigidity in program. This is not true provided the periodic review is undertaken to keep the program up to date. तो अगर प्रोग्राम भले ही आप असिस्टेंट को बोलो ऐसे ही फॉलो करे, तो अगर इसको रिजिड नहीं बनाना है तो मेक श्योर ओके आप जो भी प्रोग्राम ले रहे हो उसको अप टू डेट बना रहे हो. अप टू डेट मतलब जो भी चेंजेस है वो कर रहे हो मालिक. तो तीसरा कॉन्सेप्ट ओके, क्या रिव्यू चाहिए? यस. चौथा रटने वाला आंसर है कंस्ट्रक्टिंग ए प्रोग्राम. यानी अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर स्टेप्स क्या है? कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे बनाना है तो स्टेप्स क्या है? तो भाई यार यहाँ पर 7 स्टेप है. सबसे पहले स्कोप बताइए एंगेजमेंट का. दूसरा, प्रोग्राम ओरल नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए. तीसरा, एविडेंस कौन से मिलेंगे वो बताइए ओके, जो बेस्ट एविडेंस होगा. स्टेप्स एंड प्रोसीजर क्या करना है? इंक्वायरी करनी है, इंस्पेक्शन करना है, कंफर्मेशन करना है, क्या करना है? ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करोगे आप मेरे को बताइए ओके. जहां पर असिस्टेंट इन्वॉल्व होगा इसकी वजह से कंट्रोल करेंगे एग्जीक्यूशन. सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को कंसिडर करिए एंड कोऑर्डिनेट करिए ओके, जो भी रिलेटेड आइटम्स है. तो भाई साहब अगर मैंने आपको पूछा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्राम, तो आपके लिए 7 स्टेप्स याद रखना है. पहले स्कोप बताइए, फिर रिटर्न होना चाहिए, फिर एविडेंस क्या मिलेंगे, स्टेप्स क्या होंगे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या है. पॉसिबिलिटी ऑफ एरर मतलब अगर ये नहीं मिलता ओके या इसमें कुछ एविडेंस नहीं मिला तो क्या करोगे आप, दूसरा क्या लोगे. एंड कोऑर्डिनेशन करिए ओके प्रोसीजर्स का, जो भी प्रोसीजर आपने अप्लाई किए. तो मैं कहता हूं प्रोग्राम में कितने क्वेश्चन हुए अभी तक? प्रोग्राम में पहला क्वेश्चन हुआ वन प्रोग्राम फॉर ऑल नहीं चलेगा, याद है ना. दूसरा ओके ओपन माइंड से जाना चाहिए. तीसरा रिव्यू करना चाहिए. चौथा कंस्ट्रक्ट करना है प्रोग्राम या स्टेप्स इन प्रोग्राम. आई होप द थिंग्स आर क्लियर एवरीवन.
नेक्स्ट, प्रोग्राम्स कौन से एविडेंस देगा, ओके, एविडेंस कौन से देगा प्रोग्राम, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ये रीड करना है, ये इग्नोर भी कर सकते हो एक बार रीड करके। लास्ट कॉन्सेप्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम है उसके एडवांटेजेस क्या और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, दैट्स इट। 6 आंसर खत्म, प्रोग्राम खत्म मालिक। एंड आई होप मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है और मेरे को नहीं लग रहा कि चैप्टर में कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो भाई 4-5 मार्क तो आग बंद करके आपको निकलने चाहिए भाई साहब। ये आग बंद करके मैं बोल रहा हूं, मतलब आग बंद मत करना, आंसर जो है, लेकिन मेक श्योर ओके इजी प्रोसेस है भाई साहब। ओके तो सर प्रोग्राम डिजाइन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कौन से ऑडिट एविडेंस मिलेंगे मालिक, देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मतलब आपने कुछ डॉक्यूमेंट मांगा। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन मिल सकता है, इन्वेंटरी चेक करने गए। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया आपने, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन किया आपने, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन किया भाई आपने, वापस रीपरफॉर्मेंस रीकैलकुलेशन किया, मालूम है डेप्रिसिएशन को वापस कैलकुलेशन करना, इंटरनल कंट्रोल चेक करना मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व किया आपने, इंटररिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा लिंक किया, चेक किया, सब्सिडियरी और मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, मिनट्स चेक कर सकते हो, वापस इंस्पेक्ट करना, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर्स। ओके, आपके बोलने के बाद मैनेजमेंट ने क्लाइंट ने क्या एक्शन लिए, तो अगर आप देखोगे ना तो ये अपने लिए आगे ऑडिट एविडेंस जमा करने के लिए आईसीएआई ओआरआर बोलता हूं मैं हमेशा। और इस आईसीएआई ओआरआर, ओके, आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन, सी का मतलब होता है कंफर्मेशन, ए का मतलब होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, आई का मतलब होता है इंक्वायरी, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, आर का मतलब होता है री परफॉर्मेंस एंड आर का मतलब होता है रिकैलकुलेशन। ओके, कल जब मैं अगले चैप्टर्स में जाऊंगा ओके उस टाइम पे सबसे पहले मैं ये चैप्टर ऐसे 500 करने वाला हूं। ऐसे 500 को बहुत अच्छे से क्लोज करेंगे अपन का। तो कल का अपना लेक्चर का टारगेट ही रहेगा कि 500 को तरीके से क्लोज करना और बहुत अच्छे से, क्योंकि वो समझ में आ गया तो अपनी बाकी सब चीजें आसान रहेगी मालिक। तो कल अपन वॉल्यूम 1B का चैप्टर 4 करेंगे कवर। ओके, ध्यान रखना 4 वाला वॉल्यूम 1B कवर करेंगे मालिक। तो अब सवाल उठता है तो आईसीआई ओआरआर देखोगे तो यही दिया है और इन्होंने एग्जांपल में वही चीज कवर की है। बस एक बार रीड मारो और इसके 7-8 पॉइंट याद रखना है, वो आईसीआई ओआरआर के टेक्निकल में याद रखिए। डॉक्यूमेंट देखना है, फिजिकल देखना है, ओके, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन देखने हैं, थर्ड पार्टी की एक्सप्लेनेशन देखने हैं, कैलकुलेशन चेक करने हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, अकाउंटिंग डेटा का चेक करना है, इंटररिलेशनशिप मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके, एंड बाकी तो बस इतना याद रख लो, आईसीआई ओआरआर हो गया ना आपका। ये 3, 6, 7 हो गया। ये 7 पॉइंट आपके 7 पॉइंट आईसीआई ओआरआर से लिंक हो जाते, खत्म। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसको रटना पड़ेगा आपको और कुछ है नहीं। सर प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला भाई सबको इंस्ट्रक्शन क्लियर कट मिल जाता है। मेरे को पता जो भी असिस्टेंट है सब कुछ सबको मालूम पड़ जाता है इंस्ट्रक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है। सरप्राइज तो नहीं है उनके लिए। दूसरा, डोंट यू थिंक अगर अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो पूरा पर्सपेक्टिव एक साथ में अपने को क्लियरली समझ में आ जाता है। तीसरा, प्रोग्राम की वजह से मुझे समझ में आता है कि कौन सी एरिया में कौन क्या काम कर सकता है, ये अपने को समझ में आता है मालिक। एडवांटेज है भाई साहब, एडवांटेज। ओके, इसके साथ में और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, प्रोग्राम के इसमें ओके ऐसा हो सकता है अपन कुछ अगर प्रोग्राम नहीं रहा तो अपन मेंटल प्लान के ऊपर जाएंगे। मेंटल प्लान मतलब भगवान भरोसे। ऐसा हो सकता है कुछ चीजें ओवरलुक हो जाए आपसे। ओके, प्रोग्राम रहा तो भाई किसने काम किया है उसका साइन रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेग्लिजेंस के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आपसे कुछ नेग्लिजेंट होने के चांसेस कम रहेंगे मालिक। एंड अल्टीमेटली फ्यूचर ऑडिट्स में अपने को क्लियर रहेगा कि भाई किसने क्या काम किया था, किसने क्या किया था। तो नेग्लिजेंट रहा भी तो किसने क्या किया है वो अपने को आइडेंटिफाई होना मुश्किल नहीं होगा मालिक। रटिए, खत्म करिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी उतने हैं। सर डिसएडवांटेज क्या है? मैकेनिकल है, रिजिड हो जाता है। अच्छा, जो झंडू आर्टिकल होता है ना, जो आर्टिकल को काम नहीं करना होता है, इस प्रोग्राम के आड़ में ओपन माइंड से जाता नहीं है, बोलता है मेरे को जैसा बताया गया था मैंने वैसे करके आ गया। तो एक मैकेनिकल होता है, ये रिजिड होता है। ओके, यहाँ पर जो इनएफिशिएंट आर्टिकल है वो इसका शेल्टर ले सकते हैं। और ये ना मतलब कितना भी रहा, अगर मैंने देखो प्रोग्राम दे दिया कि ऐसा ऐसा करना है तो अपना दिमाग लगाएगा भी नहीं। ओपन माइंड बोला हुआ है लेकिन लगाएगा नहीं। 4 डिसएडवांटेज, रीड मार लीजिए, खत्म करिए मालिक। It provides the assistant to carry out the program with total and clear set of instructions of work generally to be done. It is essential, particularly major audits, to provide total perspective of work to be performed. Selection of assistants for the job कौन से रहेंगे based on capability समझ में आएंगे. Without written and predetermined program, work is to be carried out on the basis of mental plan. Mental plan में कुछ overlook होने के chances हो सकते हैं. The assistants, okay, जो भी assistants है putting the signature on program, accept the responsibility. तू responsible है भाई साहब. The principal can control the progress. प्रिंसिपल को मालूम पड़ेगा क्या नहीं है.
और ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाइड द ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन सक्सीडिंग ईयर, फ्यूचर के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपरली ड्रॉन ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज एविडेंस इन इवेंट ऑफ एनी चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। अगर कोई तेरे अगेंस्ट चार्ज लगाता कि तू नेग्लिजेंट था तो ये प्रोग्राम बता देगा और बोलेगा कैसे नेग्लिजेंट, मैं तो पूरा प्लान करके काम किया। समझ में आया? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? वर्क मैकेनिकल और पर्टिकुलर मैकेनिकल हो जाता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है, इनएफिशिएंट है ना, ओके आर्टिकल इसका शेल्टर ले लेंगे, काम ही नहीं करेंगे साला। एंड हार्ड ए फास्ट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंस, यानी बहुत थोड़ा है। पर कितना भी कर लो, डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करता, ओवरकम मतलब एडवांटेजेस भी ज्यादा करता है, देयरफॉर वी प्रीफर फॉलोइंग प्रोग्राम। मेक श्योर, ओके, जब भी मैं प्रोग्राम की बात करूं, यहां पर कहीं पर भी ऐसे 300 नहीं है, आप नोट करना। आपने जो प्रोग्राम का पोर्शन पढ़ा है ऐसे 300 का रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप प्लान और स्ट्रेटजी पढ़ते हो तो ऐसे 300 का रेफरेंस मिलेगा आपको, पर प्रोग्राम आपको 7 का हिस्सा है, तो इसलिए याद रखना है मालिक। और ये है आपके लिए चैप्टर। अगर आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो इसके बाद आप मॉड्यूल में या वॉल्यूम 2 में जाके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रोग्राम और प्लान और स्ट्रेटजी सब तोड़ खत्म हो जाएगा। बट मेक श्योर, जो मैंने आपको बताया, मतलब प्रोग्राम आई एम नॉट वरीड एट ऑल, मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। आपका मेन एफर्ट्स किधर लगेगा? मेन एफर्ट्स जो लगेंगे प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के लिए, मेक श्योर वो अच्छे से ध्यान रहे। आई होप थिंग्स आर क्लियर मालिक। टुमारो विल बी स्टार्टिंग ए लेक्चर विथ रिस्पेक्ट टू योर व्हाट वी से, अपन ऐसे 500 के बेसिस पे चालू करेंगे, जो कि वॉल्यूम 1B का चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है एक्चुअली। और जो गूगल ड्राइव है इसके बीच में मैं 2 लेक्चर आपको अपडेट कर दूंगा, 2 लेक्चर हो जाएंगे, वो एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा रहेगा रिलेटिवली, जो घंटे मतलब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा, बट रेगुलर बैच वाला क्लोज कर लो फटाफट। आप फास्ट में जाके स्पीड में देखना तो स्पीड में क्लोज कर लो मालिक, ओके। जैसे 230 वाला डॉक्यूमेंटेशन, इजी आंसर है। तो अपन टेक्निकली अभी आज बात करें तो 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 क्लोज, चैप्टर 2 क्लोज, चैप्टर 3 क्लोज, वॉल्यूम 1A का, और वॉल्यूम 1B का चैप्टर 2 भी क्लोज हो जाता है, चैप्टर 1 भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो 4 चैप्टर अपन क्लोज कर चुके हैं। कल अपन चालू करेंगे अगला चैप्टर, पर वो थोड़ा शिफ्टिंग है मेरा, तो कल मैं 500 पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं 700 वाली सीरीज वाला चैप्टर कवर करूंगा, यानी चैप्टर 3 मतलब वॉल्यूम 1B का, और उसके बाद फिर वापस मैं स्विच ओवर करूंगा 500 की सीरीज और इधर के चैप्टर 4, ठीक है मालिक। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेस जाएंगे अपन अभी, क्योंकि चैप्टर इतना टेक्निकली नहीं लगा हुआ है, लिंक नहीं किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड के बेसिस पे जाएंगे, स्टैंडर्ड के बेसिस पे लॉजिकली क्लोज करेंगे मालिक।